तो जिस रूट से हम नीचे आ रहे थे, सबमिट करके 2 घंटा हुआ था नीचे आ रहे थे, तो हमारा एक टीम मेंबर था, ही फेल एंड डाइड इन फ्रंट ऑफ अस। मतलब उसने कोई गलती की और वो वहीं पे मर गया। तो आपके लिए ये सबमिट किया, सक्सेस हुआ, ये सब कोई मायने नहीं रखता इतना। एंड उस मौत के मुंह में इवन सबमिटिंग एवरेस्ट मेंट नथिंग टू मी। ये हुआ, फिर जैसे तैसे अपने आप को संभल संभल के नीचे आ रहा था, तो मेरी भी तबीयत के साथ कुछ गड़बड़ होने लगी। कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया था कि अब मरने वाले हैं यहाँ पे। येटी के बारे में मैं देख रहा था। कहानियां सुनी है। अब एक वहां पे म्यूजियम है जहाँ पे येटी के बॉडी पार्ट्स रखे हैं। फिजिकल प्रूफ तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और नीचे आते आते एक बहुत ही गंदा स्टॉर्म हिट हो गया था, तो उसमें मेरे सनग्लासेस उड़ गए थे। मेरे लेफ्ट आई से उस वक्त 100% ब्लाइंडनेस हो गया था, स्नो ब्लाइंडनेस की वजह से। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम अगेन द रोनित शो पॉडकास्ट पर। और यार आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और थ्रिलिंग होने वाला है। एज हमारे जो गेस्ट हैं वो एक माउंटेन क्लाइंबर हैं एंड उनका एक्सपीरियंस आज इस पॉडकास्ट में जानेंगे। सो आज थोड़ी बातें जो है माउंटेन वाली होने वाली है, तो मैं स्वेटर वगैरह भी पहन कर आया हूँ। थोड़ा सर्दी का माहौल हो चुका है अभी से ही। सो वेलकम पार्थ, में हो। कैसे हो आप? Thank you, Ronit, for writing to me, connecting with me, and we will make sure for the next few minutes to an hour, people will hear something, learn something which they have never heard anywhere. I promise you that. या एब्सोल्युटली। सो यार मैं ऐसा समझता हूँ कि आपने जैसे माउंटेन क्लाइंब करा है। हम जैसे ये सोचते हैं कि भाई अपना माता वैष्णो देवी का वहाँ पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, तो आधे लोगों की तो सांसें ही ऊपर नीचे जाती हैं ये सोचकर। और आपने माउंटेन क्लाइंब करा है, सो मैं ये जानना चाहूँगा कि कब ऐसा थॉट आया, कब ऐसा ख्याल आया कि यार माउंटेन, वो भी स्पेसिफिकली माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करनी है, तो कब ऐसा ख्याल आया चढ़ने का? नहीं यार, अभी इसमें ऐसा है ना, हम कंपेयर नहीं कर सकते कि अगर वैष्णो देवी चढ़ना है तो भी फट रही है। बिकॉज यू नो व्हाट हाँ। आई हैव सीन, every human being has a mountain in their life to climb. उनके करियर के हिसाब से, उनके जो भी गोल्स होते हैं, इट्स देयर ओन एवरेस्ट। तो अपना अपना एवरेस्ट जब तक आप चढ़ रहे हो तब तक सही है। मेरा केस में मेरा एवरेस्ट रियल एवरेस्ट बन के आया। रियल एवरेस्ट मेरा एवरेस्ट था। कैसे? 15 साल की उम्र में मैं न्यूज कवरेज देख रहा था, ऐसे ही रैंडमली वन इवनिंग पापा न्यूज देख रहे थे, तो उन्होंने मुझे रूम में बुलाया, देख भाई, एक 15 साल के इंडियन ने एवरेस्ट क्लाइम किया था। और हाँ। वो हाँ। न्यूज आ रहा था अबाउट दैट बॉय, एंड द वे दैट पर्सन वाज एक्सप्लेनिंग हिज एक्सपीरियंसेस, वो सुन के मुझे लगा यार, मेरे उम्र का लड़का ऐसा कुछ कर रहा है। यहाँ पे तो मेरी लाइफ में तो सिर्फ पढ़ाई और मार्क्स जो आते नहीं थे, पढ़ाई आती नहीं थी, मार्क्स ऑब्वियसली इसकी वजह से यू नो barely passing. Here was somebody who was at my age climbing Everest. मैंने पापा को बोला, पापा मुझे भी एवरेस्ट क्लाइम करना है। तो उन्होंने बोला, तेरे से 10th की एग्जाम तो क्लियर होने वाली है नहीं, बोर्ड एग्जाम्स की बाद का छुट्टी का टाइम था ये। मैंने बोला यार ऐसे मत बोलो यार। तो उन्होंने बोला ठीक है, ऑन अपकमिंग वीकेंड उनके कोई दोस्त थे, वो महाराष्ट्र में ट्रैकिंग पे जाते रहते वीकेंड्स पे, तो उन्होंने मुझे बताया व्हाई डोंट यू जॉइन हिम। मैंने बोला ठीक है। गए ट्रैक पे, एंड आई वाज अ कंप्लीट इंट्रोवर्ट। मतलब मैं किसी अनजान ग्रुप में जाना वाज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट फियर्स ऑफ माय लाइफ। लोगों से मिलना सबसे बड़ा डर था लाइफ में। एकदम सहमा सा, डरा हुआ, इंट्रोवर्टेड बच्चा था। आज भी इंट्रोवर्टेड हूं मैं। अब जितनी मैं बात करता हूँ लोगों को लगता नहीं है कि इंट्रोवर्टेड है, बट मैं आज भी बहुत इंट्रोवर्टेड हूँ। मुझे चुप रहना बहुत पसंद है, लेकिन जहां बात करना पड़े वहां पे अच्छे से बोल सकते हैं। तो वो ट्रैक पे गया मैं, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट लाइक आई हैव कम होम। अब समझ रहे हो, 15 साल की उम्र में अपने घर पे भी घर जैसा कभी लगा नहीं था मुझे। लेकिन पहली बार पहाड़ों में जब आया, तब ऐसा लगा कहीं ना कहीं एक कंफर्ट दिल को, एक कॉन्फिडेंस, जो वो कहते हैं ना अपने गली में सब शेयर होते हैं, तब हाँ। मुझे वो फीलिंग समझ में आई कि हाउ इट फील्स टू बी होम एंड बी कॉन्फिडेंट। तो बहुत अलग रेवलेशन था, बहुत अलग फीलिंग थी मेरे लिए ये पहाड़ों में जाना।
एंड जब मैं वो पहाड़ के टॉप पे पहुंचा और मैंने सनराइज होते हुए देखा, छोटा सा पहाड़ी था, महाराष्ट्र का जो हाईएस्ट पीक है कलसुबाई, वहां पे गए थे हम। वो इतना कुछ मुश्किल चढ़ान नहीं है लंबा, बट इतना मुश्किल नहीं है। वहां से मैंने सनराइज देखा, एंड सनराइज देखते हुए एक ख्याल आया कि यार वो सनराइज जो वो 15 साल के लड़के ने देखा था, जो न्यूज में एक्सप्लेन कर रहा था, वो सनराइज एवरेस्ट के टॉप से कैसा होगा अगर यहाँ से इतना क्रेजी। खूबसूरत है। हाँ। तो मैंने बोला यार, एवरेस्ट चढ़ेंगे और वो सनराइज देखेंगे। हाँ। जस्ट अ रैंडम स्टूपिड थॉट। हम्म। ऐसे थॉट्स हर रोज हर किसी के दिमाग में आते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, वन ऑफ दोज थॉट्स। हाँ। राइट। बट लिटिल डिड आई नो कि ये एक छोटा सा थॉट मेरे लाइफ की पूरी दिशा चेंज कर देगा। एंड नीचे हम्म। जाते हुए वो पहाड़ी से मैं यही सोच रहा था कि यार एवरेस्ट चढ़ना है, एवरेस्ट चढ़ना है, कैसे नहीं पता, बट चढ़ना है। बस वहां से कह सकते शुरुआत हुई थी। ऐसे बचपन में तो कुछ इतना पहाड़ी वहाड़ी गए नहीं थे, फैमिली में भी सारे डॉक्टर्स ही है, तो मेरे 5 जनरेशन से डॉक्टर्स चल रहे सब। तो मैंने वो हम्म। चेंज बहुत अ, दुखी किया बहुत लोगों को, लेकिन दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। या यार वेरी इंटरेस्टिंग यार, मतलब थॉट भी आपको आया कि भाई माउंट एवरेस्ट डायरेक्ट चढ़ना है। लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पर हो जाते हैं, कभी फ्रेंड्स ग्रुप का बनता है कि भाई वहाँ चलते हैं, शॉर्ट ट्रिप लेकर आते हैं, बट आपने तो जो इमेजिनेशन, आउट ऑफ इमेजिनेशन इमेजिन कर लिया और आपने एकम्प्लिश भी कर लिया आज की तारीख में। जी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग है। तो लाइक अगर पूरा मैं बारीकी से आपसे पूरी चीज़ें निकलाऊंगा आज पूरे पॉडकास्ट में कि सब कुछ कैसे cool. क्या होता है, तो लाइक इसका मतलब रोड मैप क्या होता है? डायरेक्टली आप जा सकते हो, चढ़ सकते हो, क्या प्रोसीजर होता है, क्या करना रहता है? अगर आपको डॉक्टर बनना है तो वो शुरू होता है एक इच्छा से कि मुझे डॉक्टर हम्म। बनना है। फिर आप कॉलेज जाओगे जहां पे आपको सिखाया जाएगा, थियरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। एंड हम्म। देन आप क्या बोलते हो उसको, इंटर्नशिप, कुछ तो डॉक्टरों के वर्ल्ड में इंटर्नशिप, सम अदर वर्ड, बट आप ओके ओके। इंटर्नशिप करोगे अंडर समबडी, एक्सपीरियंस गेन करोगे हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल मेंटर के अंडर। फिर स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाओगे, और फिर जाके आप एक फुल फ्लेजेड डॉक्टर बनोगे। हम्म। सेम इसमें ही ऐसा कुछ, ओके। पहाड़ चढ़ना था, इच्छा थी। जब इच्छा थोड़ी और बड़ी, रिसर्च किया, तब मालूम पड़ा कि अच्छा, इंडिया में कुछ कुछ कॉलेजेस भी हैं जहां पे लिटरली पहाड़ चढ़ना सिखाया जाता है। तो वहां पे मैंने साइन अप किया, और मेरे इंजीनियरिंग के बाद में वहां पे 28 दिन का बेसिक कोर्स होता है, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, वो करने गए हम। और वहां पे रॉक क्लाइंबिंग, स्नो क्लाइंबिंग, आइस क्लाइंबिंग, मौसम खराब होता है तो क्या करते हैं, मौसम रीड कैसे करते हैं, नेविगेट कैसे करते हैं, रेस्क्यू कंडक्ट कैसे करते हैं, किसी की तबीयत खराब हो तो उसके साथ कैसे डील करते हैं, ये सारी बेसिक बेसिक चीजें हमको वहां पे सिखाई गई। और उन 28 दिन के बाद मेरे पास अब फाइनली स्किल्स थे जिससे मैं एक्चुअली पहाड़ चढ़ पाऊं। तो हम्म। स्किल्स हो गए, अब उसको जाके रियल टाइम अप्लाई करना था रियल पहाड़ों में। हम्म। बिकॉज एक होता है किताबों में आपने डॉक्टर होने के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कुछ कुछ फ्रॉग वॉक को काटा, एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स किए, लाइक लेकिन ये जब तक आप, ट्रेनिंग ट्रेनिंग कितने टाइम के लिए होती है, कितने ड्यूरेशन होता है इसका? ये 28 दिन का था बेसिक कोर्स, और उसके ओके ओके। उसके बाद 28 दिन का एडवांस कोर्स होता है। आई एम श्योर इस कॉन्वर्जेशन को आप लोग बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। अगर आप इस कॉन्वर्जेशन को एंजॉय कर रहे हैं एंड इस तरह के पॉडकास्ट और भी देखना चाहते हैं फ्यूचर में, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इधर कहीं आपकी डिवाइस के जस्ट नीचे एक सब्सक्राइब बटन दे रखा होगा, वहाँ सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी। और अगर आप टीवी में देख रहे हो तो देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ सब्सक्राइबिंग एज वेल, तो मत भूलना भाई सब्सक्राइब करना। तो ये 2 कोर्सेज करने बहुत जरूरी है अगर किसी को भी पहाड़ चढ़ने हैं। स्किल्स वाइज आपको वहां पे चीजें सीखने मिलती है। फिर जो स्किल्स आपने सीखी उसको रियल लाइफ, रियल पहाड़ों पे जाके आप अप्लाई करते हो, तब जाके वो स्किल्स की अहमियत, कहाँ पे क्या यूज करना है, वो आपको समझ में आता है। तो मैंने ये कोर्सेज करने के बाद आई शिफ्टेड माय होम टू लद्दाख,
6 महीना 8 महीना वहीं पे रहता था मैं, पहाड़ के बाद पहाड़, पहाड़ के बाद पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ क्लाइम करता था मैं। तो जब ये पहाड़ क्लाइम किए बैक टू बैक, तब जाके एक्चुअली मालूम पड़ा कि एक माउंटेनियर होना क्या है। जब कहते हैं बुरा मौसम में फंसे हो, सुनने में तो बड़ा रोमांटिक लगता है, बड़ा एकदम थ्रिलिंग लगता है, लेकिन जब फंसे होते हो ना टेंट के अंदर, जब पता नहीं कि ये आंधी कब खत्म होगी, आंधी अगर बढ़ गई तो टेंट भी फाड़ देगा, या फिर अगर किसी की तबीयत खराब हो रही है उसके साथ आप डील कर रहे हो, कभी खुद की तबीयत खराब हुई है उसके साथ डील किया, तो ये सब चीजें जब आप देखते हो, दैट गिव्स यू द एक्सपीरियंस दैट यू नीड टू क्लाइम बिगर माउंटेन्स लाइक एवरेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि एवरेस्ट का सपना देखा और भाई थोड़ी बहुत यहाँ वहां तैयारी की और फटाक से जाके आए। रोड मैप अगर आप मुझे पूछो, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, मिनिमम उसके ऊपर कम से कम 5 से 7 6,000 मीटर के ऊपर की चोटी क्लाइम करनी जरूरी है। और उसके बाद 1 साल मिनिमम अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना जरूरी है। और फिर जाके आप कहीं ना कहीं बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है एवरेस्ट चढ़ने की, वो आप आपने पूरा किया, समझो ऐसा कुछ। ओके। सो लाइक इसके अंदर कोई क्रू जाता है साथ में हेल्प करने के लिए, या फिर आप अपने बलबूते पे ही जा रहे हो जो भी है? नहीं यार, ये एवरेस्ट एक्सपीडिशन इज अ 45 डे एक्सपीडिशन, तो काफी लंबा टाइम है, तो खुद से तो नहीं कर सकते, तो पूरी टीम होती है साथ में। जैसे ओके। हम लोग जब गए थे 8 लोग की टीम थी हमारी, और 8 लोगों के साथ 8 गाइड्स होते हैं। तो वहां के जो हम्म। लोकल शेरपा कम्युनिटी होती है, वहीं के लोग गाइड्स हमारे बन के आते हैं हमारे साथ। एंड दीज आर द पीपल हु आर लोकल पीपल देयर। वो जेनेटिकली बहुत स्ट्रांग है क्लाइम करने के लिए, बिकॉज दे आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन द माउंटेन्स, ऑल्टीट्यूड में बड़े हुए हैं, स्लोप्स पे उनका बचपन कटा है, तो दे आर नेचुरली मच मोर स्ट्रॉन्गर टू क्लाइम माउंटेन्स। तो हम्म। इन शेरपास के बिना आई वुड से 99.99% क्लाइंबर्स क्लाइम नहीं कर सकते। फिर हमारे साथ सपोर्ट टीम होती है, जैसे बेस कैंप पे कुक होता है, सपोर्ट स्टाफ होता है, तो इट्स अ फुल फ्लेजेड एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन का मतलब ही ये है कि पूरा प्लानिंग के साथ, पूरा लॉजिस्टिक्स के साथ अभियान चला रहे हो आप पहाड़ चढ़ने का। हम्म। तो पूरा टीम होता है। फिर एक बार बेस कैंप से निकले आगे जाने के लिए, क्लाइंबिंग करने के लिए, फिर सिर्फ आप और आपका जो गाइड होता है वो होता है। लेकिन पूरा सिस्टम है, सपोर्ट है, बैकअप है, एंड हम लोग तो हमेशा वी आर ऑलवेज थैंकफुल टू हम्म। द सपोर्ट स्टाफ, बिकॉज हम देखो पॉडकास्ट आप मेरा ले रहे हो, लेकिन सपोर्ट स्टाफ के वजह से मैं चढ़ पाया हूं, तो उनके बारे में अगर बात ना करे तो ये तो एकदम चीटिंग वाली बात हो गई। तो दिल से उनके लिए हमेशा थैंक्स निकलता है कि सारा हार्डवर्क वो करते ताकि हमारे जैसे फॉरेनर्स जाके उनका सपना पूरा कर पाते हैं। सो इट्स अ कंप्लीट क्रेडिट टू द लोकल शेरपास देयर हु हेल्प अस टू क्लाइंब माउंटेन्स। सो वो स्टार्टिंग टू एंड तक पूरा हेल्प करते हैं, या फिर इन बिटवीन आप जैसे हाई एल्टीट्यूड पर जाते हो तो वहाँ पर भी वो लोग प्रेजेंट रहते हैं? जो आपका गाइड होता है, जैसे मैंने कहा, एक क्लाइंट का एक गाइड होता है, हाँ। तो वो आपके साये की तरह रहेगा साथ में ओके। टॉप तक और वापस आने तक, तो आपके साथ में ही रहता है वो। तो आपका क्लाइंबिंग भी साथ में होता है, आप टेंट भी शेयर करते हो, जो भी काम करना होता है जैसे खाना बनाना, पानी पिघलाना, टेंट सेटअप हम्म। करना, वो सारा साथ में करते हैं। तो इट्स अ कंबाइंड एफर्ट टू द वेरी टॉप एंड बैक। एंड अगर हम बैकपैक के बारे में बात करें तो आप लोग क्या क्या लेके जाते हो उसके अंदर? यार बैकपैक तो बहुत भारी होती है यार। कम से कम 25-30 किलो की बैकपैक होती है हमारी। वो बहुत होता है 25-30 किलो, ये हाँ, बहुत। सुन के लगता है कि हाँ 25-30 किलो उठा के उस ऑल्टीट्यूड में जहां पे ऑक्सीजन में, सॉरी, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम होती है कि हर एक सांस में बैंड बज रही है। तो हम्म। बैग में क्या होता है, टेंट होता है, कैरी करते हैं हम लोग, स्लीपिंग बैग जिसके अंदर हम सोते हैं, मैट्रेस होती है, एक मैट होती है, फोल्डिंग मैट। ये देखो, चलो मैट की नाम लिया तो यहीं पे है मैट, ऐसे ये फोल्डिंग मैट अच्छा। पूरा खुलता है ये। तो ऐसे मैट्स होते हैं साथ में। फिर
खाने का सामान होता है, कपड़े होते हैं, फिर जिस पे खाना पकाते हैं हम, ब्यूटेन सिलेंडर, ब्यूटेन स्टोव, वो होता है, टेक्निकल इक्विपमेंट्स होते हैं साथ में। तो ये सारा कुछ तामझाम मिला के 25 से 30 किलो तो आराम से पहुंच ही जाता है। उसके अंदर आप फैंसी चीज़ें तो ले जाते होगे, सर्वाइविंग वाली खाने की चीज़ें लेके जाते होंगे, मैगी वगैरह खाते हो? नहीं, अभी जैसे बेस कैंप जो है वो हमारा बेस होता है, मतलब वहां पे इट्स लाइक अ हाउस, मतलब सॉरी, इट्स लाइक अ होम फॉर अस। जैसे हम थोड़ा क्लाइंबिंग करके आते हैं वापस बेस कैंप पे, थोड़ा और ऊपर जाते, फिर वापस आते बेस कैंप पे, थोड़ा और ऊपर जाते वापस आते बेस कैंप पे। तो ये जो बेस कैंप होता है ना, वो प्रॉपर घर जैसा होता है। तो बेस कैंप पे खाना पीना बहुत अच्छा है, बिकॉज ओके। किचन होता है, कुकिंग स्टाफ होता है, तो बढ़िया खाना मिलता है बेस कैंप पे। ऊपर जब जाते हो तो रेडी टू ईट जो खाना होता है, जैसे एमटीआर के पैकेट्स होते हैं, हल्दीराम के पैकेट्स इसको होते हैं, गर्म जैसे करके खा लो उसको, डायरेक्ट। हाँ, उसको वो पैकेट को पानी में डालो, गर्म पानी में, अंदर जो भी है खाना वो रेडी हो जाता है, वैसा कुछ। फिर एनर्जी बार्स, एनर्जी ड्रिंक्स हो गए, आलू, राइस, नूडल्स, यही सारा एकदम बेसिक सर्वाइवल, मतलब एकदम वो जबरदस्ती कैलोरीज जाए बस कुछ भी करके, उसके हिसाब से चलता है खाना। ऊपर बहुत ही बेसिक होता है, बट चल जाता है, ये आनंद से खा आपने लेते जो हैं। बेस कैंप बताया, ये कौन से एल्टीट्यूड पे रहता है ये? करेक्ट। तो जो एवरेस्ट का पीक है हम्म। वो 29,035 फीट, मतलब 8,848 मीटर्स। और राइट। बेस कैंप जो है वो 17,500 फीट, मतलब 5,300 मीटर्स। तो 3,500 मीटर्स की ऑलमोस्ट एक्चुअल चढ़ान होती है। ओके। सो इसके अंदर अगर मैं पूछूं कि पहले सोलो जाते थे लोग या पहले भी क्रू वगैरह जाता था साथ में? नहीं, जब से एक्सपीडिशंस हुए हैं, हाँ जैसे हाँ। 1924 में, सॉरी 1921 में पहला अटेम्प्ट हुआ था एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए, आज से ओके। 103 साल पहले। तो तभी भी पूरा पोर्टर्स, याक्स, सपोर्ट स्टाफ, सब कुछ लेके, बिकॉज ये बड़े पहाड़ है। ये क्लाइम करने में टाइम लगता है। अभी टाइम लगता है मतलब क्या, हर दिन का खाना पीना। और अभी जब खाना पीना इतने दिन का आता है तो खुद तो कैरी कर नहीं सकते, तो कोई ना कोई कैरी करने वाला चाहिए। तो फिर वो पूरा एक्सपीडिशन, मतलब क्या, कि पूरा सपोर्ट सिस्टम के साथ आप चढ़ते हो। तो एवरेस्ट 1921 में पहली बार जब अटेम्प्ट हुआ था, फुल सपोर्ट स्टाफ के साथ हुआ था। क्लाइम तभी नहीं हुआ था, वो कोशिश की थी उन्होंने। 1953 में जब पहली बार क्लाइम हुआ, एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा, इनके थ्रू, वो भी पूरा फुल फ्लेजेड एक्सपीडिशन था, ओके। फुल सपोर्ट स्टाफ। लेकिन क्लाइंबर्स ऊपर जाने वाले दो, लेकिन बेस कैंप तक रूट सेटअप करने वाले, ये पूरा सपोर्ट स्टाफ होता ही है इन बड़े पहाड़ों पे। छोटे पहाड़ कुछ ओके। ऐसे होते हैं, जैसे मैं भी बहुत सारे पीक्स मैंने सोलो क्लाइम किए हैं, या फिर एक या दो दोस्त के साथ क्लाइम किए हैं। तो वो छोटे पहाड़ हो गए, जैसे 5,000 6,000 मीटर ऊंचे पहाड़, उसको खुद से करना या दो तीन लोगों के साथ करना पॉसिबल है, उसको हम एल्पिनिज्म कहते हैं। ये है माउंटेनियरिंग, जिसमें पूरा सपोर्ट स्टाफ तामझाम सब रहता है। दूसरा कैटेगरी है एल्पिनिज्म, मिनिमलिस्टिक, जितना रिक्वायर्ड है खुद कैरी करोगे, खुद सब कुछ करोगे और खुद क्लाइम करोगे। नो सपोर्ट स्टाफ, नो गाइड्स, नो शेरपा, नो याक्स, नो म्यूल्स, नो पोर्टर्स, नथिंग। तो ये दो अलग कैटेगरीज है, माउंटेनियरिंग और एल्पिनिज्म। ओके। लाइक इसके अंदर आप गो थ्रू करवाइए कि जब आपने डे वन स्टार्ट किया था अपना माउंट, जब आप चढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे थे, तो उससे गो थ्रू करवाओ कि क्या क्या आपने पहले मेंटली अपने को क्या बोला, या फिर आप कुछ प्रे करके गए थे भगवान से, या फिर क्या मेंटल उसके अंदर चल रहा था आपका? यार, जब मैं एवरेस्ट क्लाइम करने गया तब मैं 23 साल का था। हम्म। नो फूल लाइक अ यंग फूल। आप कितने साल के हो रोनित? मैं 22। 22। हाँ, एकदम वही 22 23 साल की उम्र थी, फुल एक्साइटमेंट में गए थे और तैयारी पक्की थी।
हम्म 1% भी डाउट नहीं था कि नहीं होगा करके। मुझे मालूम था कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी हो चुका है, अब बस जाके फिजिकली जाके करना है। इन सम स्पिरिचुअल प्लेन इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो वो एक माइंडसेट था कि ये तो हो गया है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हम्म और जब एक हफ्ते पहले जब मैं ट्रेनिंग करके आया एक ट्रेनिंग ट्रैक से, घर में बैठा था, कहीं ना कहीं एक अचानक फीलिंग आई कि हो गई तैयारी, हम्म अब मैं तैयार हूं। एंड वो बहुत ही पावरफुल फीलिंग है श्योरिटी की, कि भाई जितना तुम कर सकते थे किया, और जितना किया उससे तैयारी हो गई है। वो आज तक उसके पहले या उसके बाद किसी पहाड़ पे नहीं आया जो एवरेस्ट पे आया था मुझे ये फीलिंग। तो वो फुल हम्म तैयारी के साथ, फुल एक्साइटमेंट के साथ गए थे। और एक हफ्ता लगा हमको बेस कैंप पहुंचने को। और बेस कैंप पहुंचते पहुंचते एवरेस्ट को जब पहली बार देखा तब लगा कि यार 9 साल तक इस पहाड़ ने मुझे obsessed रखा है, उसको फाइनली मैं अपने सामने देख रहा हूँ। एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। एंड उसी के हम्म साथ साथ तो साला पहाड़ को देखा, लगा फक मैन, एक गाली वाली सॉरी, वो फ्लो फ्लो में निकल जाता है। देन आई वाज लाइक यार ये सोचा था उससे थोड़ा ऊंचा दिख रहा है ये जितना पिक्चर्स वीडियोस हाँ में दिख रहा था उससे थोड़ा बड़ा है यार ये। बट इट वाज माय टाइम टू लिव माय ड्रीम। एंड एक चीज, पहाड़ वो बेस कैंप पे पहुंच के मैंने, मुझे आज भी याद है, फर्स्ट डे में खड़ा था बेस कैंप पे पहाड़ के सामने। दूर से दिखता है वो एवरेस्ट ना, नॉर्थ फेस पूरा उसका। हमने तिब्बत से क्लाइम किया था ये पहाड़। तो लाइक माउंटेनियरिंग और में भी या पहाड़, ऑप्शंस हैं क्या इसके, मतलब किस डायरेक्शन से आपको स्टार्ट करना होती है चढ़ाई? जी लाइक आप बता रहे हो तिब्बत, तिब्बत से आपने स्टार्ट किया था अपने चढ़ाई करना, तो और भी डायरेक्शंस में से स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, दो रास्ते हैं मेन, एक नेपाल से एक तिब्बत से। ओके। 95% लोग क्लाइम करते हैं नेपाल साइड से। जिनमें थोड़ा और एक्स्ट्रा कीड़ा होता है वो क्लाइम करते हैं तिब्बत साइड से, जो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा और डेंजरस है, थोड़ा और ठंडा है, थोड़ा और स्टीप है, थोड़ा और टेक्निकल है। हम्म तो करना है तो अच्छे से करना है फिर, है ना। राइट। तो वो हिसाब से गए थे। एंड बेस कैंप पे पहुंच के एक चीज जो मैंने की अपने साथ, पहाड़ चढ़ते वक्त सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं क्या ना, कि वो पहाड़ को ना सर पे चढ़ा देते हैं। जैसे ओ मैं एवरेस्ट पे हूँ, क्या बात है, यू नो। एंड देन व्हेन, ओवरवेलम हो जाते हैं। हाँ, एंड व्हेन अ टाइम कम्स लाइक दैट कि चीजें शायद सही नहीं हो, मौसम ठीक नहीं हो, तबीयत ठीक नहीं हो, तो उस वक्त टर्न अराउंड करना होता है। लेकिन बिकॉज अपने दिमाग में ओवर इमेजिन, ओवर एग्जैजरेट करके रखा है, तो बोलते नहीं नहीं, आई एम ऑन द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, आई हैव टू पुश, आई हैव टू ये वो। तो ये माइंडसेट बहुत ही डेंजरस माइंडसेट है। तो मैंने पहाड़ को देखते हुए एक चीज कही, व्हाट इज एवरेस्ट? इट इज अ पाइल ऑफ रॉक्स covered with some snow and ice. That's it. हम्म That's it. इसके लिए जान देना है? नहीं। इसके लिए रिस्क लेंगे? नहीं। हाँ, एवरेस्ट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, हाँ अब लगता है कि रिस्क लेना चाहिए, पुश करना चाहिए, जान देनी चाहिए। लेकिन एक, व्हेन यू लुक एट इट फॉर व्हाट इट इज, पहाड़ क्या होता है? रॉक्स है, उसके हम्म ऊपर थोड़ा बर्फ और आइस के लेयर्स है। हम्म I brought it down. I brought Everest down to reality in my perception कि this is just a mountain. ज्यादा इसको सर पे मत चढ़ाओ, गड़बड़ करोगे। See it for what it is and take actions accordingly. ये बहुत जरूरी होता है ना। हम्म तो ये एक चीज थी माइंडसेट वाइज जो मैंने वहां पे की, कि अब ऑल दैट इमेजिनेशन इज इंपॉर्टेंट टू गेट यू देयर। जो भी चैलेंजेस ट्रेनिंग वक्त, फंड रेजिंग वक्त होती है कि हाँ हाईएस्ट पीक पे जाने वाले, मेहनत करो, तैयारी करो, तैयारी करो, ये बढ़ाना चढ़ाना तब के लिए ठीक है, आपको मोटिवेटेड रखने के लिए। लेकिन जब पहाड़ पे आओ, सी द माउंटेन फॉर व्हाट इट इज, एंड इट इज नथिंग मोर देन अ पाइल ऑफ रॉक एंड आइस। और उसके बाद हमने एक्लिमेटाइजेशन प्रोसीजर स्टार्ट किया। जैसे बहुत ऊंचा पहाड़ है, हम्म जस्ट टू गिव अ पर्सपेक्टिव, अगर किसी भी इंसान को इंक्लूडिंग मी सी लेवल से सीधा एवरेस्ट के टॉप पे ले जाए, तो आई विल बी अनकॉन्शियस विद इन
1 minute and dead within 3 to 5 minutes. क्यों? क्योंकि बॉडी एक्लेमेटाइज्ड नहीं है. मतलब जो लो ऑक्सीजन और लो प्रेशर है, शरीर यूज टू नहीं हुआ है उससे, तो कोई भी आदमी राइट 5 मिनट के अंदर अंदर मर जाएगा. तो वो बॉडी को यूज टू करने के लिए हम जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसको कहते हैं रोटेशंस. पहाड़ों पे रोटेशंस करते हैं हम लोग. जैसे बेस कैंप से कैंप 1 गए, 1-2 रात रुके, फिर वापस बेस कैंप आए, रेस्ट रिकवर. बेस कैंप से निकले, कैंप 1 गए, स्पेंड अ नाइट, कैंप 2 स्पेंड अ नाइट, कम ऑल द वे बैक टू बेस कैंप, रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज. कैंप 1 गए, स्पेंड अ नाइट, कैंप 2 गए, स्पेंड अ नाइट, कैंप 3 गए, स्पेंड अ नाइट, वापस बेस कैंप पे आते हैं. तो धीरे धीरे अपने शरीर को हाई ऑल्टीट्यूड में इंट्रोड्यूस कर रहे हो ताकि शरीर को इनफ टाइम मिले एक्लिमेटाइज करने के लिए. तो ये प्रोसीजर फॉलो करते करते 20-25 दिन लग गए हमको. ओके और अच्छे से हो गया सब. आई वॉज फीलिंग वेरी फिट, वेरी स्ट्रांग, वेरी वेरी रेडी. एंड ये जब वो हम लोग 7,000 मीटर मतलब कैंप 3 से वापस आ रहे थे, जब भी लग रहा था साला यहाँ से एवरेस्ट का समिट टेक्निकली सिर्फ 2 दिन दूर है, लेकिन फिर भी पूरा नीचे जाना पड़ रहा है, पूरा वापस चढ़ना पड़ेगा. तो ये इतना बड़ा मेंटल गेम चलता है ना. बट बॉडी रेडी नहीं है, एक्लेमेटाइज नहीं है, और आप ऊपर चले गए तो मौत पक्की है. तो आगे वापस बेस कैंप पे एक्लेमेटाइज करके बॉडी रेडी था ऊपर फाइनल समिट पुश के लिए. तो मौसम का हम देख रहे थे, वेदर विंडो कब मिलती है कि हम टॉप पे जा पाए, वो उसके हिसाब से चलता है सब कुछ प्लानिंग. तो फोरकास्ट आया कि 23 मई इज अ गुड डे टू रीच द समिट. विंड्स वगैरह थोड़े कम थे. इट वाज अ आइडियल समिट डे. कीपिंग 23 मई एज आवर समिट डेट इन माइंड, हम लोग 18 मई को निकले बेस कैंप से. कैंप 1 गए, रात रुके. कैंप 1 से कैंप 2 के बीच में एक बहुत ही ऊंची 1000 मीटर ऊंची आइस वॉल आती है, पूरा स्टीप. 7-8 घंटे तक आप उसी दीवार पे हो. एंड ये सब मेरे यूट्यूब पे है. आप अगर जाओगे देखोगे, मेरा पूरा डॉक्यूमेंट्री है पावर ऑफ अ ड्रीम करके. तो उसमें विजुअल्स के साथ आपको समझ में आएगा मैं ये क्या बोल रहा हूं करके. तो एवरीथिंग वेंट वेरी वेल. धीरे धीरे हम ऊपर प्रोग्रेस किया. एंड 7,000 मीटर के बाद हम ऑक्सीजन मास्क पहनना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज एटमॉस्फेयर में उतनी ऑक्सीजन की मात्रा ही नहीं है अब कि इंसान जिंदा रह सके ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर के बिना. तो वी आर ऑन तो अ 7,000 से कंप्लीट. पहले जरूरत नहीं पड़ती है ऑक्सीजन मास्क की? 7,000 तक बॉडी को एक्लेमेटाइज करना जरूरी होता है ताकि उसके ऊपर ऑक्सीजन पे आए तो भी थोड़ा सा हम कंफर्टेबल हो. तो ओके 7,000 तक भी फटती है भाई, बहुत फटती है. वहां पे हाँ चढ़ते चढ़ते बहुत फटती है. इट्स लाइक 3 स्टेप्स 10 ब्रेथ्स, 3 स्टेप्स 10 ब्रेथ्स. हर 3 स्टेप्स के बाद इतनी हाँ सांस फूल जाती है कि जब तक रुक के 10 सांस ना लो तब तक सांस पकड़ में नहीं आती. इट्स वेरी स्लो प्रोग्रेस, वेरी वेरी स्लो. एंड वही है ना, लाइफ में जब तक धीरे धीरे चलते रहते हो तब तक प्रोग्रेस हो रहा है. स्पीड समटाइम्स डजंट मैटर. एंड इन द माउंटेन्स, मैं तो ये मेरा कहावत कहो या जो भी कहो, मैं ऐसी बकवास करता हूँ कि स्लो इज द न्यू फास्ट. माउंटेन्स में राइट जितना धीरे जाओगे, आराम से जाओगे, उतना लंबे तक जाओगे. बहुत सिंपल फंडा है ये. और लाइफ में भी ऐसा ही है, जितना आराम से केयरफुली एक एक स्टेप पे ध्यान देते जाओगे, एक एक स्टेप इफ यू मेक श्योर इज हैपनिंग परफेक्टली, तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने को दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती हमको किसी भी काम में. चाहे कोई बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, वन राइट एक्शन एट अ टाइम, है ना. तो बहुत सिंपल फंडा है लाइफ में, माउंटेन्स में सब एक ही है, जस्ट अलग उसके एक्सप्रेशंस है. एंड या 22 मई को हम लास्ट कैंप से रात को निकले समिट की ओर जाने के लिए. एंड पूरी रात क्लाइंबिंग होती है और सनराइज के अराउंड हम समिट करने की कोशिश करते हैं. सो रात को निकले हम
एंड आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट, सबको ओवरटेक कर दिया मैंने, तैयारी थी मेरी और इतने सालों की एनर्जी थी, साला इस रात के लिए बचा के रखी थी मैंने। तो उस दिन जो फूटा है मेरा वहां पे, एनर्जी का विस्फोट हुआ है। गए हम, अच्छे से चल रहे थे आगे, और रास्ते में मेरा पहला एनकाउंटर हुआ डेड बॉडी के साथ। अरे भाई साहब। तो एवरेस्ट पे बहुत लोग मरे हैं, हम्म 5000 लोगों ने क्लाइम किया है टोटल, उसमें से 500 लोगों की मौत हुई है, मतलब 10% का डेथ रेट है एवरेस्ट पे। जो वहां पे मरते हैं उनकी बॉडीज को वापस लाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उस ऑल्टीट्यूड पे किसी को रेस्क्यू करने में इट्स अ रिस्क टू द रेस्क्यूअर ऑल्सो। तो पहाड़ों में एक सिंपल रूल है, अगर भाई तुम अपने पैरों पे चल के वापस नहीं आ पा रहे हो तो तुम मर जाओगे। इट्स हम्म एज सिंपल एज दैट। हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ता उतना ऊंचा, हम्म हवा में उतनी मॉलिक्यूल्स ही नहीं है कि हम्म रोटर्स को लिफ्ट दे पाए, तो हेली हम्म रेस्क्यूज भी पॉसिबल नहीं होते उतने हाइट पे। सो इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन एंड प्लेस। एंड कहानियां सुनी थी मैंने ऐसे ही पॉडकास्ट्स में, बुक्स में, कि डेड बॉडीज होती है एवरेस्ट पे, लेकिन जब आप एक्चुअली देखते हो हम्म पड़ी हुई डेड बॉडी, 50 साल, 10 साल, 15 साल पुरानी बॉडीज डिकम्पोज भी नहीं होती ठंड की वजह से। ओके And where else in the world would you see a dead body just lying around like this? हम्म Unless you are in a war zone. कि भाई हम्म सड़क पे चल रहे हो और शरीर पड़ा हुआ है ऐसे। मैं अभी हम्म घर पे है या किसी रिलेटिव की मौत होती है तो बॉडी को अच्छे से रखते हैं, यहाँ पे तो ऐसे ही पड़ा हम्म हुआ है भाई, ऐसे पूरा हाथ टूटा है किसी का, ऐसा नेक टूटा है, कुछ कुछ बॉडीज हाफ हो गई थी कट कट के। तो when you see these things you are like shit man, I'm really, you know, in a very dangerous place, let's say. और लापरवाही का नतीजा, अमिताभ बच्चन बोलता है ना, देखा लापरवाही का हम्म नतीजा। तो ऐसा ही होगा। मैं वही देख रहा था कि अगर एक गलती की मैंने तो मैं भी हम्म एक बॉडी बन के रह जाऊंगा, नोबडी विल गिव अ शिट। हम्म तो इट्स अ बिग रियलिटी चेक मैन, कि ये जो लोग थे ये भी तो मेरे जैसे ही थे, फुल ऑफ हम्म ड्रीम्स, फुल ऑफ पैशन। एवरेस्ट चढ़ेंगे, अरे एवरेस्ट चढ़ेंगे, मर गए बेचारे, है ना। हम्म मौत तो आती है, हमको पता है कि पहाड़ चढ़ते हो तब एक्सीडेंट होना बहुत ही पॉसिबल आउटकम है। जैसे बहुत सारे पीक्स, बहुत सारे नहीं, जो बहुत सारे पीक्स मैंने क्लाइम किए थे पहले, उसमें से एक एक्सपीडिशन पे मेरे दोस्त की डेथ हो गई थी मेरे सामने बिल्कुल। तो आपको पता है एज अ माउंटेनियर दैट डेथ इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। वो टाइट रोप होती है ना जिसपे वॉक करते हैं लोग बैलेंसिंग करके, हम्म इस साइड गिरे तो जिंदगी, इस साइड गिरे तो मौत, ऐसा है। हम्म तो एकदम फाइन लाइन पे चल रहे हो, एक गलती मींस लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन आ गया वहां पे। तो जब ये बॉडीज देखी, फोकस लेवल और अलर्ट हो गया। तब थोड़ा मैं हवा में उड़ रहा था कि अरे अब तो बस कुछ घंटों में पहुंच जाऊंगा करके। फिर से वो रियलिटी चेक आया कि नहीं पार्थ, उड़ मत, ध्यान दे कदमों पे, बाकी सब हो जाएगा। एंड इवेंचुअली चलते चलते पूरी रात, वेरी हार्ड नाइट, वेरी वेरी हार्ड नाइट, फिजिकली एंड मेंटली। -45 डिग्रीज टेम्परेचर कंडीशंस होते हैं, सो बहुत ठंडा होता है यार रात को ना। हम्म अराउंड 4:45 को हम लास्ट स्लोप पे पहुंचे जहां से टॉप ऑफ द वर्ल्ड दिखता है अभी। एंड वो बहुत ही खूबसूरत पल था कि यार अब तो हो ही जाएगा क्लाइम, अब तो अब तो पहुंच गए। एंड आंसू निकल रहे आंखों से और चले जा रहा हूँ। 9 साल का जो जर्नी था वो आंखों के सामने, बहुत लोगों ने उल्टी सीधी बातें बोली, सपोर्ट नहीं किया, डिस्करेज किया, डाउट किया, सबको बोल रहा था ले साले इन माय ओन वेज। एंड तमाचा मार ऑल्सो आई दिया वांटेड, आपने। हाँ तमाचा मार दिया सब पे। हाँ, बोल के नहीं करके। तो यही है ना लाइफ हाँ में, जो ज्यादा बोलते हैं ना वो कहीं नहीं पहुंचते। चुप बैठो, काम करो, काम राइट। सब कुछ बोल देगा लेट जो योर तुम्हारा वर्क तुम्हारा स्पीक।
लेट योर वर्क स्पीक. जुबान कभी वो चीज कन्वे कर ही नहीं पाएगी. एंड धीरे हम्म धीरे फिर हम ऊपर पहुंचे. एंड सुबह 5 बजे का टाइम था जब हम टॉप पे पहुंचे. तभी मैं अकेला ही था ऊपर. एंड ईस्टर्न साइड पे मुझे दिखा सनराइज होते हुए. एंड जस्ट मैंने सोचा कि अगर सनराइज मतलब वो 15 साल की उम्र का सपना एक बच्चे का हम्म हम्म सनराइज देखने का इस दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ी से आज जाके पूरा हुआ. 9 साल लगे. बट इफ somebody like me with no background in mountains, with very minimal support, अगर मेरे जैसा व्यक्ति जिसका पहाड़ों से कोई लेना देना नहीं है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी स्टाइल में कर सकता है, तो भाई कोई किसी का कोई भी सपना हो, ये जस्ट यू नो what separates people from their dreams are their excuses and lack of actions. लोग क्या बोलते हैं, अरे मेरे सपने में मेरा सपना पूरा नहीं कर पाया क्योंकि पैसा नहीं था, क्योंकि सपोर्ट नहीं था, क्योंकि वो ये लूजर मेंटालिटी है, विक्टिम मेंटालिटी है. बहाने हम्म देते हैं अपनी फेलियर्स और लेजीनेस और लैक ऑफ एक्शन को छुपाने के लिए, खुद को बेटर फील कराने के लिए. दूसरे तरह के लोग होते हैं, कितने भी प्रॉब्लम्स आए वो रोएगे नहीं, विक्टिम मेंटालिटी में नहीं घुसेगे, सोल्यूशन ढूंढेगे. वो हम्म बोलेगे नहीं प्रॉब्लम आएगा ही, जितना बड़ा गोल उतना बड़ा प्रॉब्लम्स आएगा. सोल्यूशन क्या है? बूम बूम बूम, फिक्स, मूव ऑन अहेड, फुल थ्रॉटल. तो हम्म मैं देखता हूँ ना आजकल के जनरेशन में खास करके ये किसी में ये माइंडसेट है ही नहीं यार. इतने लोग मुझे मैसेज करते हैं कि पार्थ भैया हमको एवरेस्ट क्लाइम करना है. मैं बोलता हूँ ठीक है, ये कोर्स करना है, ये करना है, वो करना है. बोलते हैं, अरे इतना करना पड़ेगा, बहुत खर्चा होगा, मम्मी जाने नहीं देगी. बोलता हूँ भाई तुझे पता है तूने क्या सवाल पूछा? तुझे एवरेस्ट क्लाइम करना है. अभी इतना लाइटली लोग सवाल पूछ लेते हैं, ऐसी बात, ऐसे सपने देख लेते हैं. सपने हम्म देखे तो भाई वो एक्शंस की तैयारी रखनी जरूरी है लोगों में. लेकिन राइट वो नहीं है माइंडसेट लोगों में. सबको बिलियनर बनना है, लेकिन वो उसके लिए जो हसल सैक्रिफाइस करना पड़ता है राइट नहीं है लोगों में. इसके लिए मैं पॉडकास्ट पे जाता हूँ, स्पीचेस देता हूँ कि एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर कर रहा हूँ. नॉट अ गिफ्टेड पर्सन, नॉट अ लाइकली पर्सन टू क्लाइम माउंटेन्स, नॉट अ गिफ्टेड पर्सन, बट आउट ऑफ शेयर हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी करके दिखाया. अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी सपना पूरा करना तो यार एवरेस्ट क्लाइम करने जितना मुश्किल तो नहीं होगा. हम्म लाइक इस चीज़ से तो बहुत रिलेट कर सकता हूँ कि नाउ डेज यंगस्टर्स इवन जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, कुछ भी करने लगते हैं तो यार एग्जैक्टली. रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं और उस चीज़ को छोड़ने में लग जाते हैं. बट यही हम्म. है कि उसके जो स्टेप्स जो हैं जिनको लेने एग्जीक्यूशन करना है, वो उसके बारे में सोचते हैं. बस ये सोचते हैं कि ये आइडिया है, अभी कैसे एग्जीक्यूट होगा उसके बारे में ध्यान नहीं देते हैं. तो वो तो चलती जाती है, एक लूप में फंस जाते हैं वो लोग. बाकी यार मैं इन बिटवीन आपसे पूछना चाह रहा था कि आप माउंटेन ड्यू नहीं लेकर गए थे क्या साथ में? क्यों? डर के आगे जीते ना. नहीं नहीं यार, अगर मुझे पैसा देते तो जरूर लेके जाता. डर के आगे जीत वीत सब करता वहां जाके. लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए मुझे, स्पॉन्सर्स नहीं बने मेरे, तो अच्छा. नहीं लेके गया. लेकिन हम लोग कोक बहुत पीते हैं पहाड़ों में. कोका कोला. ओके. इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट मिलता है उससे. इंस्टेंट हम्म एनर्जी. शुगर स्पाइक हो जाता है उससे, है ना? बिल्कुल. वहां पे वॉट एवर वर्क्स वी कंज्यूम. तो कोक चलता है उधर दबा के. ओके. तो जम नहीं जाती होगी वो हाई एल्टीट्यूड पे? हम लोग क्या करते हैं ना, उसको जो हमारा जैकेट है उसके अंदर रखते हैं बॉडी के पास. ओके. तो बॉडी हीट मेंटेन से रहता होगा. वो जमता नहीं है. अगर क्लाइंबिंग के बारे में बात करूँ तो किस तरह से वो पूरा बना हुआ है स्ट्रक्चर, लाइक फॉर क्लाइंबर्स? वहाँ पे रोप्स वगैरह लगी हुई हैं या फिर कोई एक डेडिकेटेड एरिया है जिससे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर जाना होता है, या फिर इन बिटवीन आपको क्लाइंब करना होता है अपने हाथों से? किस तरह बना हुआ है स्ट्रक्चर? इसमें ना हम लोग एक सिस्टम यूज करते हैं जिसको कहते हैं फिक्स्ड रोप्स. तो ओके. जब हर बार जब क्लाइंबिंग सीजन शुरू होती है अप्रैल में, तो एक रोप फिक्सिंग टीम होती है शेरपास की. वो जाते हैं, देखते हैं, रूट असेस करते हैं और वहां पे रोप्स फिक्स करते हैं. इट्स अ होल प्रोसेस ऑफ हम्म फिक्सिंग रोप्स. तो वो रोप्स हमारा रूट बन जाता है.
और वो रोप्स को अटैच करके हम क्लाइंबिंग करते हैं। हाँ, कहीं कहीं फुल 90 डिग्री क्लाइम्स है, 200 फीट का 90 डिग्री क्लाइम्स होता है, रॉक और आइस का मिक्सचर। लेकिन वो सारी हम्म। जगह पे ये लोग जाके रोप्स लगाते हैं पहले, और वो रोप्स के सहारे हम, there's a whole technical system as to how we climb using that rope, equipments लगा के चढ़ते हैं, safety devices लगा के चढ़ते हैं। तो प्रॉपर रोप फिक्स होता है एवरेस्ट पे, ये लोग जाके करते हैं हमारे, मतलब वो लोग का एक बार रोप फिक्स हो गया, उसके 1-2 दिन बाद फिर हम लोग समिट पुश पे जाते हैं। ओके। सो उसके पहले जैसे आपको लगता है कि अभी जो इन दौरान इन सालों के अंदर उसके अंदर ऑटोमेशन नहीं कह सकते हैं उसको कि भाई उन्होंने वेल स्ट्रक्चर्ड कर दिया है क्लाइंबिंग को, थोड़ा इजीनेस भी हो गया होगा उस कारणवश। जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट के बारे में बात करें, सिंस आपने बताया कि आपका जो बेस कैंप है वो 5,000 मीटर के अराउंड में है, राइट? फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो फेज़ होता है 8,000 जो पीक है, उसके बारे में बताना चाहोगे कि ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो कि भाई अब मन कर रहा है कि यहाँ से छोड़ दें, या फिर ऐसा कुछ देख लिया हो कि भाई वहाँ से सांस नहीं आ रही है, ऐसा कुछ क्रेजी एक्सपीरियंस इंटेंसिफाई हो गया हो मामला? एवरेस्ट पे तो ऐसा नहीं हुआ था। एवरेस्ट पे तो चीजें बहुत स्मूथली हुई मेरे साथ। लेकिन एक उसके बाद हम एक पीक पे गए थे 2021 में, अन्नपूर्णा करके पीक है नेपाल में। तो ये दुनिया की सबसे मुश्किल चोटी है और सबसे डेंजरस पहाड़ है वर्ल्ड का। अगर जो भी आप देख रहे हो, गूगल करो वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस माउंटेन, अन्नपूर्णा वन का नाम आता है पहले। सो लाइक डेंजरस इन टर्म्स ऑफ क्या, कि मतलब वहाँ डेंजरस, पर? हाँ बताओ। डेंजरस इन द सेंस कि वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेशियो है डेथ की, एवरेस्ट पे हाँ जैसे मैंने हाँ। बताया 10% है। राइट। मतलब 10 में से एक इंसान जाता है। हम्म। वो हिस्ट्री रही है। अन्नपूर्णा की हिस्ट्री रही है कि 3 में से 1 आदमी मरा है। मतलब 34% डेथ रेट है अन्नपूर्णा पे। तो हम्म। क्यों मरते हैं लोग? बिकॉज उस पहाड़ का मौसम एकदम अनप्रिडिक्टेबल है, नंबर वन। सेकंड रीजन, कोई भी ऐसा रूट नहीं है पूरे पहाड़ पे विच इज फ्री फ्रॉम एवलांचेस। तो बहुत एवलांचेस आते हैं, रॉक फॉल्स होते हैं, जिसकी वजह से लोगों की मौत होती है वहां पे। जैसे मैं जब वहां पे गया था, इन अ स्पैन ऑफ 20-25 days वी एस्केप्ड लाइक 6 avalanches विद अ मार्जिन ऑफ 5-6 minutes। मतलब 5-6 मिनट आगे पीछे होते ना, तो वो एवलांच में आके मर जाते। तो इट्स अ एक्सट्रीमली डेंजरस माउंटेन। लक बहुत बड़ा, लक टाइमिंग बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। तो इसमें हम जब भी चढ़ रहे थे तब मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। सो समिट के जस्ट थोड़ा पहले वी हैड टू टर्न अराउंड, आई हैड टू गिव अप। मैंने 2 साल तैयारी की थी इसके लिए, इतना पैसा रेस किया था, हम्म। and I would have been the first Indian to ever climb Annapurna One, the most dangerous mountain in the world. तो अपने सपने को एकदम पास से छोड़ के आना बहुत मुश्किल था। बट हम्म। पहाड़ों में इतने लोगों को मरते हुए देखा है मैंने कि आई नेवर वांट टू sacrifice my safety for success. सेफ्टी इज सक्सेस। अब मेरा अन्नपूर्णा का भी डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब पे, उसमें मैंने हम्म। एंड में एक कोट लिखा है, सेफ्टी इज सक्सेस, समिट इज जस्ट एन एडेड बोनस। हम्म। तुम्हारा असली सक्सेस का डेफिनेशन है तुम सही सलामत वापस आ गए, दैट इज सक्सेस। हम्म। साला समिट पे पहुंचे और कुछ हो गया तुमको, तो कहाँ का सक्सेस हो? हम्म। वहां से टर्न अराउंड करना पड़ा हमको, और काफी मुश्किल डिसीजन था वो, बट नो रिग्रेट्स अबाउट इट। बट या टर्न अराउंड तो करना पड़ता है। और 2022 में हम लोग गए थे मनासुलू, जो वर्ल्ड का 8वां सबसे ऊंचा पहाड़ है। एवरेस्ट सबसे ऊंचा, अन्नपूर्णा 10th हाईएस्ट माउंटेन, और मनासुलू 8वां सबसे ऊंचा पहाड़। तो वहां पे हम चढ़ रहे थे, डे 1 से इतना स्नोफॉल था, मौसम खराब, मौसम खराब, मौसम खराब। तो कहीं ना कहीं एकदम अनवेलकम्ड फीलिंग आ रही थी पहाड़ों से कि नहीं हम्म। भाई, इस साल
इस साल नहीं। फिर भी हम्म। ट्राई किया और फिर ट्राई करते करते एक एवलांच में फंस गई थी पूरी टीम हमारी। ओके। और मेरे जो क्लाइंबिंग शेरपा थे उनकी डेथ हो गई मेरे सामने ही। हम्म। तो वो एवलांच में मैं कैसे बच गया पता नहीं। was completely buried under snow and somehow managed to not die। और जब हम बाहर निकले थोड़ी समझ आई क्या चल रहा है, और फिर हमारे टीम को ढूंढने के लिए खुदाई शुरू की। यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे तो शेरपा मिला हमारा 10 मिनट के बाद, बट ही हैड ऑलरेडी डाइड ऑफ ब्रेन हेमरेज एंड सफोकेशन इनसाइड द स्नो। तो बहुत सारे यार, मतलब अभी कहानी तो पहाड़ों में ऐसी ऐसी है कि बताने जाओ तो पूरी रात निकल जाएगी, बट बहुत सारे ऐसे ये कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंसेस थे जो हम्म। हमेशा छाप छोड़ जाते हैं आप पे। हम्म। सो लाइक माउंट एवरेस्ट के, जैसे आपने याला बताया जो आपने माउंटेन क्लाइम किया था, माउंट एवरेस्ट पे ऐसे कुछ रहा आपका जो वहाँ पे इवेंट कुछ ऐसा इंटेंसिफाई हो? नहीं यार, माउंट एवरेस्ट पे जो सबसे इंटेंस वाला मोमेंट था वो जब भी हाँ हम हाँ। समिट करके नीचे आ रहे थे। एंड नीचे आते हुए एक और क्विक हमारे क्वेश्चन, एक जो जिस साइड से क्लाइम करते हैं उसी से वापसी उसी डायरेक्शन में आते हैं? सेम सेम रूट। अच्छा, उसके लिए कोई अलग पाथ नहीं है? नहीं, सेम सेम रूट से आते। ओके। तो जिस रूट से हम नीचे आ रहे थे, सबमिट करके 2 घंटा हुआ था नीचे आ रहे थे, तो हमारा एक टीम मेंबर था, ही फेल एंड डाइड इन फ्रंट ऑफ अस। मतलब उसने हम्म। कोई गलती की और वो वहीं पे मर गया। मतलब दिस इज अ पर्सन हु यू हैव स्पेंट द लास्ट वन मंथ विथ, जिसकी फैमिली से बात की है आपने, आपको उनके बारे में सब पता है। और जब ऐसे आपके सामने कोई मरता है तब इट्स अ वेरी, तब आपके लिए ये सबमिट किया, सक्सेस हुआ, ये सब कोई मायने नहीं रखता इतना। हम्म। ये हुआ, फिर जैसे तैसे अपने आप को संभल संभल के नीचे आ रहा था, तो मेरी भी तबीयत के साथ कुछ गड़बड़ होने लगी। देयर केम अ पॉइंट वेयर आई वाज नॉट एबल टू इवन वॉक। बैठ गया, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था अपने पैरों पे ना। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर आप अपने 2 पैरों पे नहीं चल सकते, इट हम्म। मीन्स नोबडी इज गोइंग टू कम सेव यू। तो वहां बैठे बैठे अकेले कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया था कि अब मरने वाले हैं यहाँ पे, हो गया। एंड एक बार मैं ये हमेशा कहता हूँ, डेथ इज द बिगेस्ट फिल्टर फॉर लाइफ। जो भी फालतू की चीजें हैं वो सब मौत के मुंह में याद नहीं रहती, वो सब मौत के मुंह में इट फिल्टर्स आउट एवरीथिंग, सब छीन लेता है फालतू की चीजें। एंड उस मौत के मुंह में इवन सबमिटिंग एवरेस्ट मेंट नथिंग टू मी। हम्म। 9 साल जिस चीज के पीछे लगाए, अभी 2 घंटे पहले ही हुआ, दैट ऑल्सो मेंट नथिंग। हम्म। तब मालूम पड़ता है कि जिंदगी की वैल्यू क्या है। हम हम्म। लोग लाइफ में हर चीज की, देखो ना, अभी मैं ये बोल रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं, उनको लगेगा क्या अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, मस्त, हाँ लाइफ की वैल्यू है, लाइफ की वैल्यू, लेकिन लोगों को पता नहीं है। मतलब ज्ञान सब है, लेकिन अनुभव से नहीं पता है लोगों को कि जिंदगी की हम्म। एक्चुअल, किसी ने ना बंदूक रखी नहीं है सर पे, किसी ने ना, या कोई ऐसा मर के मौत के मुंह से ना वापस नहीं आया है कोई कभी, बहुत कम लोग। जैसे मैं एकदम मौत के मुंह से वापस आया हूँ। तो एक बार आपने मौत को देखा है ना अपने आंखों के सामने, उससे आप हम्म। जब बच के आते हो तो वो जिंदगी अलग होती है। फिर जो राइट। भी फालतू की चीजें हमको लगती है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कोई मायने नहीं रखती। तब मालूम पड़ता है लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम जिंदा हो। भाई तुम जिंदा हो, तुम्हारे जो भी सपने हैं तब भी पूरे होगे जब जिंदा हो। किसी को फरारी लेनी है, बुगाटी लेनी है, अरे तुम जिंदा हो तभी तो गाड़ी चला पाओगे। किसी को हम्म। शादी करनी है, अरे भाई जान चाहिए शादी करने के लिए। किसी को पैसा कमाना है, भाई जान चाहिए। तो जो है उसको कदर ना करके और के पीछे भाग रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूं मत भागो, ऐसा मत करो, ये
वो हम्म सब फालतू बातें नहीं करूंगा, पैसा कमाओ, सपने पूरे करो, सब करो, लेकिन ये हम्म जानते हुए करो दीज आर जस्ट एक्सेसरीज टू लाइफ। ये क्या है? हम्म अंगूठी एक्सेसरी है, ये शरीर थोड़ी है। शरीर है हम्म इसके लिए एक्सेसरी लग पा रहा है, वरना लग ही नहीं पाता। तो ये सारे जो हमारे सपने हैं, दीज आर एक्सेसरीज टू लाइफ, इट्स नॉट लाइफ। राइट तो ये एक पर्सपेक्टिव मिला मुझे वहां पे अच्छे से। मतलब हम्म किताबें तो बहुत पढ़ी थी, ये सारी चीजें बहुत पॉडकास्ट में ज्ञान तो सबको पता है, लेकिन एक अनुभव करना वो एक अलग एक्सपीरियंस था वहां पे। एंड या आई मीन वहां पे क्या हुआ था, एज इट टर्न्स आउट मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर एम्प्टी हो गया था, तो हमने इसके लिए वो तबीयत खराब सी लग रही थी, बट एज सुन एज वी रियलाइज इट इज एम्प्टी, वी चेंज द सिलेंडर एंड वी आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर। एंड हम आए नीचे, और नीचे आते आते एक बहुत ही गंदा स्टॉर्म हिट हो गया था, तो उसमें मेरे सनग्लासेस उड़ गए थे। तो उस ऑल्टीट्यूड पे उस हवा में सनग्लासेस के बिना आई न्यू स्नो ब्लाइंडनेस करके एक चीज होती है, वो हो ही जाएगी मुझे। और वो हुई। मेरे लेफ्ट आई से उस वक्त 100% ब्लाइंडनेस हो गया था, स्नो ब्लाइंडनेस हम्म की वजह से। 100% ब्लाइंड इन माई लेफ्ट आई, 20% ब्लाइंड इन माई राइट आई। और कैसे नीचे उतरा हूं मैं, ये तो मुझे ही पता है भाई। बेरली दिख रहा है, दुख रहा है, एंड दोस्त मरा है जस्ट कुछ घंटों पहले, मैं मरने वाला था कुछ घंटों पहले। आंखें चली गई जैसे तैसे, जैसे ऐसा लग रहा था ना कि ये पहाड़ मुझे मारना चाहता है। हम्म और फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने ना चिल्ला के एक चीज बोली एवरेस्ट को देख के, कि तुझे मारना है ना, मार, नाउ इट्स अ वॉर, लेट्स सी हु इज हम्म स्ट्रांग। हम्म अब एकदम फालतू और एरोगेंट बात है ये, लेकिन उस टाइम पे इतना फ्रस्ट्रेटेड था ना मैं बोला मारना है ना मार, देखते या तो तू बचेगा या तो मैं बचूंगा आज। ऐसा माइंडसेट हो गया था। माइट साउंड वेरी एरोगेंट, बट वो फ्रस्ट्रेशन में कही हुई चीजें थी ये। बट हालत खराब हम्म हो गई यार, नीचे आते हुए बैंड बज गई थी। सो जैसे तैसे पहुंच गए हम लोग 2 दिन में बेस कैंप वापस। एंड बेस कैंप पहुंचने के बाद ही असली सेलिब्रेशन होता है, जैसे कि हाँ फाइनली अब पूरा हुआ। समिट पे पहुंच के तो वो खुशी करने वाली चीज नहीं है, बिकॉज हम्म समिट पे इट्स जस्ट 50% ऑफ द जर्नी डन, द हार्डर 50% इज स्टिल रिमेनिंग, है ना। राइट सो ऐसा कुछ रहा था एवरेस्ट। हम्म बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे आप बता रहे थे, जैसे जैसे गो थ्रू करवा रहे थे, मैं एक्चुअल में उसको देख पा रहा था आपके लेंस से कि क्या हम्म चीज़ गो थ्रू हो रही होंगे माइंड माइंड के अंदर। हम्म और जैसे आपने एक पॉइंट बताया कि यार जब आप मौत को इतने नज़दीक से देख लेते हो तो आपका एक पर्सपेक्टिव जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है अपने लाइफ को लेकर। हम्म सो अगर आप अपने फैमिली के मेंबर, अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, तो मेरी ग्रैंड मदर जो हैं अभी इसी साल मई में वो 5 दफ़े हो गई थी। तो मैंने बहुत सारे उससे लेसन्स लिए अपने लाइफ के लिए कि यार कुछ नहीं रखा है, अपन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए इतना भागते दौड़ते हैं, एट द एंड जो है खाली हाथ ही जाना है। तो मेरे ख्याल से जो ये आंधी जो है ना किसी किसी लाइफ में लेट आती है, कोई 30s पहुंच जाते हैं, कोई 20s के अंदर उनको रियलाइज़ हो जाता है कि भाई अलग सिनेरियो क्या है, किस तरह से लाइफ जीनी होती है। तो आई थिंक वो ओन एक्सपीरियंसेस से आती है। दूसरे के एक्सपीरियंस अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोग सुन लेंगे, आधे 1 घंटे तक मोटिवेटेड रहेंगे, उसके बाद यस। कुछ भी नहीं। तो आई थिंक वो ओन एक्सपीरियंस अपना आपको सिखाता है कि वो आपको ड्राइविंग फोर्स बनते हैं वो आपके लिए। नो सो एंड या मैं ये, अगर यहाँ तक किसी ने पॉडकास्ट सुना है इस हम्म पॉइंट तक, अगर इस पॉडकास्ट से किसी को कुछ लेके जाना है ना, तो ये सब जो बोला ना सब भूल जाओ, सब बेकार की चीज है। झूठ भी हो सकता है, कहानी भी बना रहा हो सकता हो, इट मीन्स नथिंग फॉर द लिसनर्स। बट एक चीज अगर कुछ लेके जानी है लाइफ में ना, कुछ भी बड़े लेसन्स कंफर्ट जोन में नहीं आएंगे। एब्सोल्युटली यू हैव टू पुट योर सेल्फ थ्रू अ बैटल, थ्रू अ वॉर, एंड थ्रू सफरिंग, एंड थ्रू पेन। मतलब कुछ लोगों की जिंदगी होती है जिसमें उनके लिए बेसिक सर्वाइवल इटसेल्फ इज अ बिग बैटल एंड अ बिग सफरिंग। तो वो देखो, कुछ लोगों को देखो
वो सर्वाइवल प्रोसेस में ही कितना कुछ सीख जाते हैं लाइफ के बारे में। लेकिन कुछ लोग जैसे मेरे जैसे लोग, फॉर एग्जाम्पल, छत था, खाना पीना था लाइफ भर, तो उससे कोई सफरिंग थी नहीं। दैट्स व्हाई आई चोज टू पुट माई सेल्फ इन टू सफरिंग बाय क्लाइंबिंग माउंटेन्स। जबरदस्ती का सफरिंग मैंने उठाया क्योंकि मुझे पता है कि बिना सफरिंग अ बॉय नेवर टर्न्स इनटू अ मैन। व्हाट मेक्स अ मैन मैन इज सफरिंग, राइट। वरना वो मैन चाइल्ड रह जाता है हमेशा। 50 साल के भी बहुत देखे मैंने, लिव्ड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, वेल टू डू पीपल, बट नो लाइफ विजडम, no life sense, because you've not suffered, you've not been through things which almost killed you, you've not built something which everybody thought was impossible, you know। तो जो भी देख रहे हैं ना सर, चूज समथिंग इन लाइफ विच मेक्स यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ताकि आप सफर करो। एंड सफरिंग में से जो सीखने मिलता है ना, वो असली लाइफ लेसन है। कोई बुक में नहीं मिलेगा, कोई संदीप महेश्वरी या सदगुरु आपको ये सिखा नहीं पाएगा जो आपको अपने सफरिंग और पेन के थ्रू सीखने मिलेगा। ये एक चीज एब्सोल्युटली। किसी को सुननी है तो लेके जाना है, तो ये एक चीज लेके जाओ। टेक अ गोल विच इज मच बिगर देन योर सेल्फ इन लाइफ, और उसको अचीव करने के जर्नी में लाइफ के बारे में जो भी सीखने जैसा है सब सीख लोगे। काफ़ी सही, क्योंकि वो बनाना बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि यंगस्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इधर उधर में ही रह जाते हैं, एक पिक नहीं करते अपना गोल। यस, वो स्टार्टिंग के लिए अंदर सही है, बट बहुत ज़्यादा लोगों को ना लेट रियलाइज़ होता है कि यार अब ये वाली चीज़ करनी है। सो स्टार्टिंग में अगर रियलाइज़ हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें अलाइन हो सकती हैं अपने गोल की श्योर। तरफ। सो यार ये बताओ कि जैसे आपने थोड़ा एक्सपेंसेस के बारे में बताया, तो क्या एक्सपेंसेस रहते हैं अगर हम किसी को क्लाइम करना हो माउंट एवरेस्ट, क्या रहता है उसमें? गेस करो। यार मैं जब छोटा था ना तो मैं ऐसा गैस कर रहा था कि यार जैसे ऐसे पर्ची कटा के वो कर लो और चढ़ जाओ। वो पर्ची कितने की आती है पता है? चलो मैं गैस करता हूँ। सिंस हाँ। आपने बताया कि आपके साथ पूरा क्रू वगैरह जाएगा, राइट, और वो आपको पूरा हम्म, गाइड वगैरह करेंगे, हम्म, ऑल्सो वहाँ के जो हेल्पर्स हैं उन्होंने वो भी लगाई है, तो हम्म। लेट मी टेक अ वाइल्ड गैस कि 15 लाख। मिनिमम 30 to 50 लाख के बीच में खर्चा होता है। वो जो पर्ची बोले ना, परमिट, वो ओके। परमिट कटते 11 लाख की सिर्फ। अरे भाई साहब। हाँ जी, परमिट का हम्म। बहुत पैसा है। फिर क्लाइंबर, वो जो गाइड होता है उसके 5-6 लाख। इक्विपमेंट्स जो आप लेते हो, इक्विपमेंट्स एंड क्लोथिंग, उसके 5-6 लाख। फिर खाना पीना, लॉजिस्टिक्स, यहाँ वहाँ खर्चा करके, ट्रेनिंग का खर्चा करके 40 लाख तक तो एवरेज चला ही जाता है खर्चा। ओके। हम्म। तो वहाँ पीक पे अगर नहीं पहुँच रहे हैं और इन बिटवीन अगर सोच रहे हैं कि भाई अब चल रहे हैं वापस, तो वो भी एक एस्पेक्ट आता है कि भाई तो पैसा लगा गया दिया गया तो। गया पैसा, हाँ। गया पैसा। तो वापस अपने आप को बिल्डअप करना पड़ता है, राइट, चढ़ते हैं भाई। यस, नेक्स्ट ईयर हम्म। जाना है, फिर से फुल फंड रेजिंग करना है, फुल ट्रेडिंग करना है। इट्स हाँ। सो आपने अगर आप ना बताना चाहें तो आपने कुछ रेस किया था फंड, या फिर आपने सोल अपने फंड से ही लिया था? अरे मैं तो बहुत बड़े बाप का बेटा हूँ भाई, बहुत पैसा है। आपको बताओ कितना पैसा चाहिए आपको? सॉरी। नहीं नहीं, ऐसे आई कम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल फैमिली, जिसके लिए 30 लाख रुपया खर्च करना किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो पढ़ाई के बाद तो मैंने पापा को बोल दिया था कि नहीं यार, अब मैं जो करूंगा खुद से करूंगा। तो फंड रेजिंग द फंड्स फॉर एवरेस्ट वाज मोर डिफिकल्ट देन क्लाइंबिंग एवरेस्ट, बिकॉज कुछ हम्म। पता नहीं था। 21 साल 22 साल की उम्र में कहा क्या करते, पैसा रेस करते, यही देखा था। वो क्या, वो डर के हाँ। आगे जीत वाला ब्रांड जो भी है, और हाँ। सोचा कि उनका लोगो वोगो लगा के जाएंगे तो पैसा मिल जाएगा। तो सबके पास गए, सबसे ट्राई किया, बट यू नो इट्स अ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग देन दैट। मुझे धीरे धीरे समझ में आया बाद में कि अच्छा, इट्स अ प्रॉपर बिजनेस डील, ये वो है करके। तो ओके। तभी ऐसा कुछ पता नहीं था।
I spoke to around 150 companies face to face in हम्म a span of 1.5 years. रिजेक्शन के बाद रिजेक्शंस, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में ट्राई किया, महाराष्ट्र के सेंट्रल गवर्नमेंट में ट्राई किया, बिल्डर्स को मिलता था, पॉलिटिशियंस को मिलता था, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं आया, 1 रुपया भी इनसे मिला नहीं। जो भी पैसा हम्म रेस किया था क्राउड फंडिंग से रेस किया था, कॉन्ट्रीब्यूशंस लेके, खुद काम कर रहा था, ट्रेक्स एक्सपीडिशंस लीड कर रहा था, उसे जमा करके, और पापा ने भी कुछ कुछ पैसे दिए और फिर लोन्स लिए, तो ऐसे करके पैसे इकट्ठा किए हमने एवरेस्ट के लिए। सो बेसिकली आप उनको किस तरह रीच आउट करते थे, उनको क्या बताते थे, हाँ जी। किस तरह से उनको रीच आउट करते थे, क्या उनके साथ डिस्कशन होता था, किस तरह अप्रोच रहती थी? यार तभी तो ना पता नहीं था कि प्रॉपर एक स्पॉन्सरशिप प्रपोजल कैसे बनाते हैं, क्या, हर कंपनी का अलग अलग होता है, आपको हम्म देखना होता है कि कंपनी को क्या चाहिए, उनको सेल्स चाहिए या ब्रांडिंग चाहिए या पीआर चाहिए या क्या चाहिए, तो उसके हिसाब से करना होता था। ये सब तो पता नहीं था यार, हम चले जाते थे अंदर, बोलते थे कि ये मुझे एवरेस्ट क्लाइम करना है, आई एम लुकिंग फॉर पार्टनर्स एंड आई विल carry your banner on the top, I will wear the logo which will be seen in documentaries और ये वो, but it's a much more elaborate process than that। तो तभी कोई गाइड करने वाला था नहीं, हम्म और बहुत मुश्किल है यार। एनीवेज अगर कोई होता भी गाइड करने वाला तो भी आई डोंट थिंक पैसा रेज हो पाता, बिकॉज माउंटेनियरिंग को सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग हैं इंडिया में। सो अभी भी वो स्पोर्ट उतना आगे नहीं आया है कि क्रिकेट और हॉकी या फुटबॉल जैसे स्पॉन्सर्स या ओलंपिक स्पोर्ट्स में जो स्पॉन्सरशिप्स या सपोर्ट मिलता है वैसे मिलता है इसमें। तो इट वाज जस्ट दिस, एंड पॉलिटिशियंस और बिल्डर्स को तो जस्ट एज अ गुडविल कि सर जा रहा हूँ, ऐसा कुछ अच्छा काम करने जा रहा हूँ आपके एरिया का, वो सपोर्ट कर दो, ये वो है, तो ऐसे ही हुआ हम्म करता था। एंड एवरीवेयर नो नो, देखते हैं कुछ जगह तो एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग जो होते हैं बोलते थे, अरे क्यों पहाड़ वहाड़ चढ़ रहे हो, यंग हो, कुछ और करो, अच्छा कर सकते हो लाइफ में, पहाड़ चढ़ने में क्या रखा है। तो ऐसे एट एवरी स्टेप देयर वाज मोर डिस्करेजमेंट देन यू नो क्या बोलते हैं उसको, बढ़ावा देना, वो तो था ही नहीं, हम्म वो तो था ही नहीं हम्म कहीं भी। तो हर आधा रिजेक्शन के मोटिवेशन बाद तो वही डाउन हो जाता है। पूरा पूरा यार, अकेला हम्म अकेला लड़का 21-22 साल का। लेकिन मैं वही है ना, देखो मैं जब बोलता हूँ ना कि एक्सक्यूज ना देना, हम्म सॉल्यूशंस निकालना, उसका मतलब यही है, राइट जितने रोड ब्लॉक्स आए कंप्लेन मत करो, सॉल्यूशंस निकालो। एक तरीके से काम नहीं हुआ दूसरे तरीके से होगा, दूसरे से नहीं हम्म हुआ तो 100वें तरीके से होगा, लेकिन 100वें तरीके पे होने वाला है तो वो 100 बार ट्राई करना पड़ेगा ना, तब जाके वो हम्म 100वें टाइम जो होने वाला था वो होएगा। तो मेरा बस वो एक बहुत सिंपल फंडा है लाइफ में यार, कि यू नो हमारे भगवत गीता में भी कहा गया है कि कर्म करे जाओ, फल की चिंता या इच्छा मत करो। सुनने में हम्म तो बहुत अच्छा लगता है, जब करने को आता है ना तो मालूम पड़ता है कितनी हिम्मत चाहिए और कितनी समझ चाहिए ये बात राइट समझने को, कि मेरे कंट्रोल में जो है वो मैं करूंगा, हम्म मैं जो कर सकता हूँ उसमें मेरा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। जो आउटकम है उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, वो शायद मैं चाहूँ वैसा नहीं होगा, लेकिन मेरे काम में जो मुझे करना है ना उसमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, ये होता है उसका मतलब। हम्म सो इसके अंदर आप गैजेट्स वगैरह कैरी कर सकते हैं, कैमरास वगैरह? हाँ बिल्कुल लेके जाते हैं, गोप्रोस लेके जाते हैं, पावर बैंक्स लेके जाते हैं। मैं तो मेरा ये आईफोन से ही शूट करता हूँ, और कुछ लेके नहीं जाता हूँ मैं। अच्छा, सो लाइक वहाँ पे इन बिटवीन अपन व्लॉगिंग वगैरह भी कर सकते हैं और पीक पे जाकर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप देखो ना मेरा डॉक्यूमेंट्री, उसमें सारा मैं पूरा जस्ट व्लॉग जैसा मेक ही श्योर है वो। करूँगा, मैं इसको दिखाऊंगा भी सही, इस पे ऐड भी कर दूंगा क्लिप वगैरह, और मैं देखूंगा भी सही आपके। या तो उसमें पूरा मैंने वीडियो शूटिंग ऐसे किया था, वही समझ के कि एक दिन मूवी बनेगी, एक दिन डॉक्यूमेंट्री हाँ बनेगी, तो वो हिसाब से पूरा शूट किया। देखो आप, पूरा नरेशन दिया है वहीं पे, रियल टाइम एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, क्या चल रहा है दिमाग हम्म में, सब कुछ एकदम। तभी तो वो टाइम पे तो आईफोन के भी पैसे नहीं थे मेरे पास, कहाँ, वो 3,000 का फोन ले गया था मैं, Redmi Note 3, हम्म फालतू से तुच्छे से फोन पे किया था।
अच्छा। सो वहाँ के अगर अपन थोड़ा लोकेलिटी वाइज मतलब माउंट एवरेस्ट के अगर हम उसको स्ट्रक्चर को समझें और वहाँ पे थ्रू आउट जब हम चढ़ाई कर रहे होते हैं तो कौन कौन से क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं, कोई ऐसा आपके साथ हुआ कुछ हो? नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आइस। नो लाइफ अप देयर, नो लाइफ। ओके। येटी के बारे में मैं देख रहा था कुछ, येटी। हे भगवान, आप उसको बहुत देखते हो लगता है, रणवीर वाले को, रणवीर शो को। मेरे इसमें आ रहा था एक्सप्लोर सेक्शन में। नहीं यार, मैंने भी कहानियां सुनी है। अभी देव, अब जब अगर फॉर एग्जांपल कोई एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक पे जा रहा है तो खुमजुंग करके एक गांव आता है, एक वहां पे म्यूजियम है जहाँ पे यटी के बॉडी पार्ट्स रखे हैं। तो फिजिकल प्रूफ तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैंने तो नहीं देखा, तो मुझे नहीं पता है कि नहीं। हम हम्म। जब अन्नपूर्णा क्लाइम कर रहे थे तो वहां पे हमारे टेंट से कितना 30 मीटर मतलब 100 फीट दूर नेक्स्ट डे बड़े बड़े फुटप्रिंट्स दिखे थे। तो भालू का तो मुझे फुटप्रिंट पता है कैसा है, भालू भालू तो होता नहीं है उधर, और वो हाइट पे तो कुछ होता ही नहीं है। तो शेरपा बोल रहा था येटी है, मैं तो एक सेकंड के लिए हंस रहा हूँ, बोलता हंस मत, येटी था। मैं बोल रहा हूँ भाई सच बोल रहा है तू? हाँ हाँ, ओके, फुटप्रिंट्स तो देखे, चलो। हम्म। तो ये इनका क्या येटी मतलब अगर अपन ऑडियंस समझाना चाहें तो क्या चीज़ है? ये येटी यार, इट्स अ मिथिकल क्रीचर बेसिकली ओके। ऑफ द माउंटेन रीजन। उनके हम्म। स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है कहानियां। बट कहानी जब मैं तो मानता हूँ कि जो भी माइथोलॉजी में जो भी चीजें लिखी है कहीं ना कहीं सच पे ही आधारित है, लोगों के अनुभव पे ही आधारित होती है। तो वेरी टॉल बिग फरी creatures which are extremely strong, and आप इमेजिन कर सकते हो एक भालू इनटू 10 साइज, वैसा कुछ होता है वो। देखा ओके। नहीं है मैंने ना, तो मैं कैसे आपको डिस्क्राइब करूं। राइट फुटप्रिंट्स थे, राइट। मेरे दोनों पैर रख दिए उस पे, फिर भी वो मेरे दोनों पैर को कवर कर सके, उतना बड़ा एक पंजा था हम्म। स्नो पे। सो ये जो आप बता रहे हो ये वाली स्टोरी ये कौन से एल्टीट्यूड पे थी? 6400 मीटर। अच्छा। बेस बहुत कैंप ऊपर के था थोड़ा और भाई, ऊपर। बहुत ऊपर है ये तो। 6400 मीटर मतलब बहुत ऊपर हुआ वो भाई। हम्म। लाइफ का कुछ डर वगैरह है? किसका? लाइफ का कुछ डर है अभी भी? बहुत डर है यार। किस चीज़ का? ये कहना गलत होगा कि मरने से डर लगता है, लेकिन मरने के बाद जो लोग पीछे छूट जाएंगे उसका डर लगता है। लाइक खास एक्सप्लेन करके करो। खास करके जैसे मैं मनासुलू एक्सपीडिशन के बारे में बताया ना आपको, हम एवलांच में फंस गए थे, जैसे तैसे राइट। मरते मरते बचा, और मेरा शेरपा हमारे सामने ही उनकी मौत हो गई। तो उनकी बॉडी को जब काठमांडू लाए और जब मैं देखा उसकी फैमिली कैसे उसके बॉडी के अराउंड बिहेव कर रही है, तब एक थॉट मेरे माइंड में आया, साला मैं मर गया होता, या मैं अगर मरूंगा पहाड़ों में, तो मेरे माँ बाप मेरे शरीर को देख के क्या सोचेंगे, क्या क्या होगा हम्म। उनको। तो क्या मैं चाहता हूँ? नहीं। दैट्स व्हाई आई हैव बिकम वेरी सॉफ्ट, आई वुड से वेरी लेस रिस्क टेकिंग एपेटाइट, कि भाई इट्स नॉट वर्थ इट टू डाई फॉर माउंटेन्स, इट इज नॉट वर्थ इट। हम्म। The people who think it is okay to die for the mountains are extremely fucked up people in their heads. हम्म। Something wrong with them. They have so much to prove to, feel accepted and to, find a place in this world that they are willing to die for the mountains. I think that's the stupidest thing you can do, is to die for the mountains. No, it's हम्म। not worth it. एकदम क्लियर है माइंड में। नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं आपके इसके बाद? अभी नेक्स्ट हम प्लान कर रहे हैं अप्रैल में, जो वर्ल्ड का 4th हाईएस्ट माउंटेन है माउंट लोत्से,
जो एवरेस्ट के बाजू में ही पड़ता है, ओके। उसको हम क्लाइम करने का ट्राई करेंगे। हम्म। और उसके साथ साथ अभी तो ट्रैक्स लीड कर रहा हूँ मैं, एक्सपीडिशंस लीड कर रहा हूँ मेरे कंपनी के अंडर, लोगों को कोच कर रहा हूँ पहाड़ चढ़ने के लिए। वी आर द इंडियाज फर्स्ट माउंटेन कोचिंग कंपनी, जिसमें प्रॉपर फ्रॉम प्लानिंग टू मेंटरशिप टू फिजिकल ट्रेनिंग टू एक्सपीडिशन सब कुछ हम करवाते हैं लोगों को, हैंड होल्डिंग। क्योंकि जब मैं चढ़ रहा था पहाड़, तब मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला था जो प्रॉपरली गाइड कर पाए। तो राइट। मैंने सोचा कि यार अगर मैं कर पाऊँ तो लोगों का ना जो 10 साल का जर्नी है वो शायद 3 साल में हो जाए। हम्म। पीपल डोंट हैव टू वेस्ट टाइम। सो वही हम ट्राई कर रहे हैं अभी। तो मेन वही है कि जो आने वाला जनरेशन है उसके लिए कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया जाए, है ना। हम्म। सो बेसिकली जितने भी माउंटेन्स है उन सबके लिए कुछ ना कुछ मतलब आपको पे करना रहता है, या फिर कुछ ऐसे फ्री माउंटेन्स भी हैं चढ़ सकते हैं? नहीं नहीं भाई, फ्री में तो यार कहाँ, सब सब पहाड़ के पैसे रखते हैं भाई। अच्छा। ओके। सो जैसा आपने वो ट्रेनिंग में बताया था, जस्ट अगर मैं आपको एक और सिनेरियो लेते हैं कि माउंटेन के जब आप नीचे आ गए थे, जस्ट सब कुछ एकम्प्लिश हो गया था, आप नीचे आ गए थे, क्या वाइब मिली थी, क्या मतलब लेसन्स आपको एकदम माइंड में आए थे कि क्या हो गया? क्या बताना चाहोगे उसके बारे में? नहीं यार, लेसन तो बहुत सारे हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स वाज एज आई सेड कि जिंदगी की वैल्यू समझ में आई। हम्म। और उसी के साथ साथ एक सपने की ताकत क्या होती है अगर मेहनत करने को तैयार हो। तो मेरे जैसा आदमी अगर एवरेस्ट चढ़ सकता है तो कोई कुछ भी कर सकता है। हम्म। एंड यू नो जब वापस आया तो ऑल द नेगेटिविटी दैट वी कैरी विद अस, गुस्सा, जेलसी, एंगर, वो सारा गायब ही हो गया लाइफ से यार। कि भाई किन हम्म। चीजों में टाइम और एनर्जी बर्बाद कर रहा हूँ। जिंदगी है आज कल नहीं है, थोड़ी ना साला मरने के बाद गुस्सा जेलसी मैटर होगा नहीं भाई। लेकिन तुम अच्छे मूड में अगर हो, रोज अच्छा उसमें हो, अच्छे इंटरेक्शंस करते हो, अच्छा काम करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके कर्म रह जाते हैं। आप तो जब चले जाते हो तो इट इज वेरी इजी टू बी नाइस एंड बी गुड, बट वी गिव सो मच इम्पोर्टेंस टू द नेगेटिविटी। इसने मुझे ऐसे कैसे बोला था 3 साल पहले, अरे भाई क्यों लेके जा रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तू यहाँ पे लेके बैठा है, वो तेरा बोझ बन रहा है वो। तो ये सारी चीजें गायब सी हो गई जिंदगी में ना। मतलब आता भी है अगर किसी की तरफ गुस्सा या कुछ भी ऐसे होता है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन बहुत जल्दी चला भी जाता है वो, हम्म। राइट। चिपकता नहीं है, चिपकता नहीं है। हम्म। तो ये आज भी यू नो एक ब्लेसिंग की तरह चल रहा है साथ में। एकदम हल्की हो गई जिंदगी। आप मेरे आंखों में देख सकते हो, नशा में रहता हूँ पूरा टाइम में, जस्ट एक ब्लिस में रहता हूँ, क्योंकि कोई वो गंदगी है ही नहीं जिंदगी में। साफ कोई सुथरी टेंशन ही जिंदगी नहीं है जी अब। रहा हूँ, राइट। साफ सुथरी जिंदगी जी रहा हूँ, ऑनेस्ट लाइफ जी रहा हूँ, मस्त है, मस्त चल रहा है। हम्म। बाकी जो भी वर्ल्ड में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पैसा कमाना, ये है वो सब करेंगे। होगा तो बढ़िया, ना हो तो और बढ़िया। राइट। तो मोदी जी कहते हैं हम तो फकीर है, जो है झोला लेके झोला निकल लेके चले। जाएंगे। उन्हें को क्या है भाई, कोई टेंशन नहीं जिंदगी में, मस्त है। राइट। तो आपको लगता है कि जैसे सिंस आपने अकम्प्लिश कर लिया इतनी बड़ी चीज़, तो अब आपके जो बाकी के ड्रीम्स अगर आपको आप सोचते हो, तो उसके अंदर आपको लगता है कि यार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्शंस लेने हैं बस? नहीं यार, अभी कोई ड्रीम्स नहीं है। अभी ड्रीम्स इतनी इतनी सुपरफिशियल और फालतू की चीज है। वो मुझे एवरेस्ट पे हम्म। समझ में आई जब मौत सामने आई थी, कि भाई मैंने 9 साल लगा दिए, हम्म। बट मौत के मुंह में ये भी मैटर नहीं कर रहा था। हम्म। सो अब ऐसा ड्रीम नहीं है कुछ, अब बस वही काम करना है विच इज नीडेड इन द वर्ल्ड थ्रू मी। ओके। बस खुद के लिए कुछ करने को बचा ही नहीं है, खुद के लिए हम्म। कुछ करने की इच्छा ही नहीं है। क्योंकि खुद के लिए जब आप जीते हो, उसकी शैलोनेस मुझे एवरेस्ट पे दिख गई थी, कि मुझे हम्म। एवरेस्ट चढ़ना है, मैं।
इतने जो एक्सपीरियंसेस शेयर किए, दोस्त की मौत, मेरी ऑलमोस्ट मौत, ये सब देखने के बाद लगता है साला मेरे लिए ही जिया. It's a very superficial way. So हम्म whatever is needed in this world, if I'm able to do that through my skills and you know वही है, to do what is needed is the only motivation. And अभी वही है ना, अगर कोई सपना है तो टूटने का चांस है, सपना ही नहीं है. ऐसा नहीं है कि हम्म मोटिवेटेड नहीं हूँ, एक्सट्रीमली मोटिवेटेड टू डू व्हाट इज नीडेड, बट खुद के लिए कुछ नहीं करना. क्या करना, पैसा कमा लेंगे, वो तो यहाँ वहां से कुछ भी करके यार पैसा कमा लेता है आदमी. खाना खाने हम्म खाना खाना खाने के लिए मिल जाएगा, बढ़िया है. बाकी काम करना है व्हाट इज नीडेड. अभी देखा राइट मैंने माउंटेनियरिंग फील्ड में इतना गैप्स है, इतना सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है. सो दैट इज समथिंग दैट वाज नीडेड. So that is what I'm working on now. कि भाई मैं तो चलो यार मैक्सिमम, मतलब देखो ना अभी कितना साल का, 30 इयर्स हुआ, 50-60 इयर्स और जीऊंगा मैक्सिमम, मतलब हायर एंड. पहाड़ों में लुढ़क गया उसके पहले तो बात अलग है, लेकिन 50-60 इयर्स में जो एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करके जा सकता हूँ मैं, तो वो आने वाले कितने जनरेशन्स को माउंटेन क्लाइंब करने में हेल्प कर सकता है, उसका कोई अंदाजा नहीं है यार. और हाँ अभी स्कूल्स, कॉलेजेस, पॉडकास्ट्स पे जाके बात करता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि कौन सुनने वाला है. देखा ना, मैंने आपको एक बार भी नहीं पूछा कि कितने फॉलोवर्स है, कितने लिसनर्स है, मुझे नहीं फर्क पड़ता. अगर एक आदमी भी सुन रहा है ना, और वो एक आदमी के भी दिमाग में कुछ शिफ्ट आया ना, मेरा तो हो गया काम भाई, जिंदगी वसूल हो गई. तो कुछ सीखा है पहाड़ चढ़ के, और पहाड़ों ने ही कहा है कि अब जाके बात कर लोगों से, ताकि कहीं ना कहीं जो लोग खोए हैं थोड़ा सा कुछ हो जाए. राइट सिंस ऑडियंस अभी जो भी देख रही है बहुत कुछ जानने को मिला होगा. सिंस मैं अभी अपना जितना कॉन्वर्सेशन हुआ है बहुत सारे टेक अवेज तो मेरे ही हो गए. सिंस आपने एक एग्जांपल सेट कर दिया है और आपने जो लाइफ के बारे में बताया कि सब सब वो जो एक ही सांस में ख़त्म हो जाएगा, ऊपर चल जाएंगे, कुछ मतलब नहीं है मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से और ड्रीम्स वगैरह. सिंस बहुत कुछ जानने को मिला, एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि स्पिरिचुअल रहे हो हमेशा से? अभी ना आजकल ना ये स्पिरिचुअलिटी का बहुत ही क्रेज चढ़ा हुआ है, जो अच्छी बात है. कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की बात तो कर रहे हैं लोग, लेकिन क्या हो रहा है ना, सेम चीज, लोगों को पता सब कुछ है लेकिन अनुभव में कुछ नहीं है. नथिंग स्पिरिचुअल हैज एवर हैपेंड टू मोस्ट पीपल, लेकिन सब कुछ पता है, किताबें पढ़ रखी है, पॉडकास्ट सुन रखे हैं, सब कुछ ज्ञान सब कुछ है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा में जाके मिलना है, ये है वो है, सब कॉन्सेप्ट पता है. स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत तब होती है जब मालूम पड़ता है, आपको पता है पतंजलि योग सूत्र का पहला लाइन क्या है? इट स्टार्ट्स विथ हाफ अ सेंटेंस, डॉट 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 एंड नाउ योगा. मतलब क्या, वो डॉट 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 क्या है? आपने सोचा कि धंधा करके जिंदगी सेट हो जाएगी, किया. आपको लगा शादी करके जिंदगी सेट हो जाएगी, किया. आपको लगा पैसा कमा के हो जाएगी, वो भी ट्राई किया. बच्चे पैदा करके जिंदगी सेट हो जाएगी, वो भी किया. सब करने के बाद, जैसे मैंने सोचा कि एवरेस्ट चढ़ने के बाद मेरा जिंदगी एकदम बढ़िया हो जाएगा विद इन मी, एक वो कहते हैं ना, एक ठहराव, एक शांति, एक वही तो लोग ढूंढ रहे हैं, एक फ्रीडम वही तो लोग ढूंढ रहे हैं. तो वो अचीव करने के लिए लोग ये सब चीजें ट्राई करते हैं, बिजनेस, शादी, ये वो. कहीं ना कहीं एक अनकॉन्शियस डिजायर है टू बिकम अल्टीमेटली फ्री फ्रॉम एवरीथिंग. ये सब ट्राई किया, फ्रीडम नहीं मिला, शांति नहीं मिली, ठहराव नहीं मिला. एवरेस्ट क्लाइंब किया, मुक्त नहीं हुआ किसी भी चीज से. सब करके देख लिया, मालूम है, अब पक्का पता है कि मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं रखा है. देन नाउ टाइम फॉर योगा. तो पतंजलि योग सूत्र स्टार्ट होता है डॉट डॉट डॉट, मतलब जिंदगी के सारे भसड़ ट्राई कर लिए,
मालूम पड़ गया, यहाँ नहीं रखा है, नाउ नाउ यू आर रेडी फॉर योगा, नाउ हम्म वहां पे रियल क्वेश्चनिंग शुरू होता है कि देन व्हाट इज दिस लाइफ रियली अबाउट, ये जो सेटिस्फैक्शन, ये फ्रीडम ढूंढ रहा हूं, वो कैसे मिलेगा। तब मालूम पड़ता है कि घोचू, कहीं ढूंढने की जरूरत थी ही नहीं, कहीं ढूंढने की जरूरत थी ही नहीं, हम्म यहीं पे है। जैसे कुछ चीज अगर आपकी मुट्ठी में ही है, ये लोग ऐसा होता है ना, कभी कभी चश्मा पहना है, भूल गए, पूरा घर ढूंढ लिया, उथल पुथल कर दिया, नहीं मिला, है कहाँ, इधर ही, आईने में तो देख एक बार, आईने में तो देख एक बार, कौन है तू। एंड ऐसा जब क्वेश्चन आता है कि सब करके देख लिया, अब क्या, कहाँ हम्म पे है वो, जब वो क्वेश्चन तगड़ा हो जाता है ना, इंटेंस हो जाता है, जब वो क्वेश्चन आपको सोने नहीं देता, वो टाइम पे a guru will appear in your life and will show you the way। हम्म लेकिन वो पेन होना चाहिए आप में, द पेन ऑफ नॉट नोइंग कि भाई मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मैं कहां से आया हूं, 3 क्वेश्चंस, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, और कहां जा रहा हूं, यही नहीं पता हमको। आप समझ रहे हो, हमको सबको पता है अभिषेक बच्चन का अफेयर चल रहा है निम्रत कौर से, डिवोर्स होने वाला है, ये वो, अरे तू किधर से आया है, नहीं पता। ये क्वेश्चन पूछने के लिए ना जिंदगी की आग ने पकाया होना चाहिए। एंड देन व्हेन अ गुरु अपीयर्स, then the guru will show you the way as to how you can reach your ultimate freedom। हम्म yes, मैं चलता हूँ स्पिरिचुअल रास्ते पे इन दिस सेंस। मेरे गुरु ने दीक्षा दी है क्रिया योग में, एंड ये एवरेस्ट के बाद ही हुआ कि भाई एवरेस्ट चढ़ लिया, आप क्या, कंप्लीटली लॉस्ट, क्वेश्चंस अबाउट माय एग्जिस्टेंस, कि साला क्या कर रहा हूँ मेरी जिंदगी के साथ, कहाँ से आया हूँ, क्या है ये सब। That's when he appeared in my life and but then मैं किसी को ना ये स्पिरिचुअल बातें करता नहीं हूँ, बिकॉज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज टू फर्स्ट रियलाइज द इनसिग्निफिकेंस ऑफ रनिंग बिहाइंड इन द मटेरियल वर्ल्ड। आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट गुड, एक कंफर्टेबल लाइफ होनी बहुत जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी करनी जरूरी है, लेकिन वो करने के बाद आप देखते हो ना इतने बड़े बड़े बिलियनर्स, उद्योगपति और ये सब, शाहरुख खान का मैं कल इंटरव्यू सुन रहा था, वो बोलता है आई एक्ट टू टू फिल द एम्प्टीनेस व्हिच इज देयर इन माय लाइफ। शाहरुख खान, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैन, खाली है अंदर से, क्योंकि जो वो खालीपन है ना, दैट ओनली अ स्पिरिचुअल जर्नी कैन फिल दैट वॉइड, बट वो भर रहा है एक्टिंग से। कौन समझाए उसको, उसने खुद ने रियलाइज नहीं किया कि भाई इतने एक्टिंग करके ट्राई की 30 साल, नहीं भरा वो खालीपन, अब कुछ और करके देखो, अब कहीं और जाके देखो। समझ चाहिए ना थोड़ी कि भाई हथौड़ा मार रहा हूं दीवार में, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, शायद पीछे बीम है यार, थोड़ा साइड में कर, वहां पे ट्राई कर, 2 उसमें चले जाएगा। तो समझ राइट चाहिए बहुत। इफ यू हैव टू बी स्पिरिचुअल, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। जो बेवकूफ लोग ब्लाइंडली फॉलो करके जो घुस जाते हैं ना, वो तो बहुत गंदा फंसते हैं स्पिरिचुअलिटी में। सब ज्ञान होता है उनके पास, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी दूर जाते हैं कि क्या रखा है, सब माया है। अरे माया नहीं, तू गरीब है, काम कर, पैसा कमा पहले, फिर ये देख। तो स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी डेंजरस टॉपिक। स्पिरिचुअलिटी ने जितना भटकाया है ना अपने देश में लोगों को, उतना और किसी चीज ने नहीं भटकाया है, ना ही पैसे ने, ना ही किसी चीज ने। देयर इज अ टाइम व्हेन स्पिरिचुअलिटी विल कम इन एवरीबॉडीज लाइफ, राइट आती है है ना, वो वो आता ही है। और जब आता है ना, तब उसको
फालतू की चीजों से वो क्वेश्चन को दूर करने का ट्राई मत करो. When you are like, fuck, what is this life about? Then don't give stupid answers कि अरे life is about building family, life is about ये वो. नहीं भाई, तू answers मत दो. Just stay with the question for a while. वो क्वेश्चन इतना डीपन हो जाएगा ना आपके अंदर कि आपको वो सोने नहीं देगा. और जब सोने नहीं देगा ना, वो ऊपर वाला गुरु भेजेगा आपके लिए. वो मेरा प्रॉमिस है. और एक बार गुरु आ गया आपके लाइफ में, गुरु इन द रियल सेंस, देन फिर तो उसकी जिम्मेदारी है आपको पार लगाने की. लाइक एज यू सेड कि किसी ना किसी की ज़िंदगी में ज़रूरी आता है और वो बहुत ज़रूरी भी है आना, और एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल बहुत ज़रूरी है वाला जो है ना एक डिवाइन स्पिरिट है जिसको सब लोग मानते हैं, और वो होना चाहिए जिससे आप एक डर भी होता है कि आप कोई गलत काम करने से अपने आप को बैक ऑफ कर रहे हो, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है सब कुछ, कर्मा एड अप होते जा रहे हैं. तो सारे जो भी इंडिविजुअल अभी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पार्थ की जो स्टोरी रही है, जो अकम्पलिशमेंट उन्होंने किया है, बहुत कुछ जानने को मिला होगा यार. मैं ही एज ए इंडिविजुअल अभी बहुत सारे मेरे भी टेक अवेज रहे हैं जो भी हमारी कॉन्वर्जेसन हुई है. सो यार मैं लास्ट ये पूछना चाहूँगा कि व्हाट एडवाइस अगर आप देना चाहें जो भी यंग अभी हमारे को सुन रहे हैं पॉडकास्ट पर, क्या एडवाइस देना चाहोगे उनके लिए? इस पॉडकास्ट के बीच में भी मैंने ये एक एडवाइस दी थी, अगर इस पॉडकास्ट से कुछ लेके जाना है, सेट अ गोल विच इज बिगर देन योरसेल्फ. जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, जो आपको एकदम अनकंफर्टेबल करेगा, आपको you must put yourself through suffering, you must put yourself through pain. अगर एकदम मिनिमम लेवल की सफरिंग बात करूं, जॉइन अ बॉक्सिंग जिम. The biggest spiritual awakening will happen when you are getting punched on your face. लोगों ने ना वो थपेट खाया ही नहीं जिंदगी में. So anything which makes you suffer, do that. फिर जो चीजें सीखने मिलेगी, जिंदगी अपने आप सॉर्ट होने लगेगी. People don't suffer enough. You know what? नहीं यार, ये बोलने जैसी बात नहीं है. हाँ, बताओ. The world needs a war. The men have gotten too soft. लड़े नहीं है साले कभी. वॉर आएगा ना, जब इधर उधर लोग मर रहे, बम वम गिर रहे, तब जाके जब तुम्हारे अंदर का वो जानवर जागेगा ना, you will see a side of yourself which you don't know exists. People have become too soft. But then you can choose your own wars also. You can create your own wars. जैसे मैं पहाड़ चढ़ना, मेरे वॉर करने का तरीका है खुद के साथ कि भाई एक बबल है, उसको फोड़ने के लिए बस जबरदस्ती का ये पहाड़ चढ़ने का सर पे लिया, suffered, learned a lot. बस वही है. सो आई गेस जो भी ऑडियंस हमें अभी देख रही है, बहुत कुछ जानने को मिला होगा यार पार्थ की स्टोरी से. एंड आई एम श्योर कि अगर एक भी बंदा उस चीज़ों को स्टार्ट करता है आज से एग्जीक्यूट करना, तो आप लोग अपना देख सकते हो. अब वन एग्जांपल हमारे सामने बैठे हुए हैं. सो एक पर्सपेक्टिव बन जाता है आफ्टर एक अम्पलिशमेंट के बाद. सो आई थिंक वो सबको ज़रूरी है करना. एंड मैं पार्थ को थैंक यू करना चाहूँगा हमारे लिए टाइम निकालने के लिए, एंड हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. एंड थैंक यू सो मच पार्थ फॉर हैविंग ऑन द शो. एंड विल सी यू इन द, एक सेकेंड कॉल आ गया आई गेस, एक सेकेंड है ना. सो या थैंक यू सो मच पार्थ फॉर हैविंग अस ऑन द शो, एंड थैंक यू सो मच. ऑसम ब्रदर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा. काफी लेयर्स खुलवाए आपने, तो थैंक यू फॉर दैट. लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग अनदर वन विथ यू सून. थैंक यू. या फॉर श्योर ब्रदर. एंड आपका जब भी नेक्स्ट वो होता है, विल श्योर कवर दैट स्टोरी एज वेल. एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस. आई विल सी इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच.